तो दोस्तों, एक नया वॉल्यूम, एक नई शुरुआत और पहले से भी बड़े दांव पर लगी हुई डेस्टिनी। हम शुरू कर रहे हैं वॉल्यूम 6 ब्लेजिंग थ्रोन, और इसके साथ आ चुका है एपिसोड 29 आयरन ओथ। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे चैप्टर 508 से 520 तक, जहां आने वाला है एक ऐसा ओथ जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि इरादों, विश्वास और दृढ़ संकल्प से बंधा होगा। अब कहानी एक नए फेज में प्रवेश कर चुकी है, जहां लॉयल्टी की कीमत होगी, पावर की परीक्षा होगी और हर कैरेक्टर को यह तय करना होगा कि वह किसके साथ खड़ा है। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन अब एक नया पाथ खुल चुका है जो सीधे एक और बड़े कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ ऑडियो बुक सुनना ही नहीं बल्कि ओरिजिनल फैंटेसी वर्ल्ड्स को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम वेब नॉवल कम्युनिटी भी बना सकते हैं, जहां आपको वेब नॉवेल्स, मनहवा, मंगा, लाइट नॉवेल्स, एनिमे और डोंगहुआ से जुड़ा कंटेंट, रिकमेंडेशंस, ट्रांसलेटेड स्टोरीज और ऑडियो बुक अपडेट्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कम्युनिटी शुरू करें, तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक और इमर्सिव कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दें। और सबसे जरूरी, वेब नॉवल किंगडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर नया एपिसोड सबसे पहले मिलता रहे। तो तैयार हो। चैप्टर 508 कैंडिडेट्स। नेक्सो पैलेस के अंदर पार्लियामेंट ऑफ नोबल्स का हॉल। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था और बिजली चमक रही थी जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। लेकिन रेंटाटो के सारे नोबल्स इस हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। हर तरफ सफेद विग्स और काले केप्स दिखाई दे रहे थे। अगर ये प्राकृतिक बिजली इतनी खतरनाक ना होती जिससे गोल्ड नाइट से नीचे के एक्सपर्ट्स उड़कर आने से डरते, तो शायद एक भी नोबल बाहर न रहता। लॉर्ड ने किंग फेल्टिस और प्रिंस पैट्रिक को बुलाए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। जो नोबल्स यहां नहीं आ सके, उन्होंने भी रेंटाटो में अपने लोगों के जरिए खबर ली और अपनी राय भेज दी। इस वक्त उन्हें एलन टेलीफोन और टेलीग्राम कंपनी की असली कीमत समझ आई। ये वायर्ड फोन्स अभी सिर्फ रेंटाटो और कुछ कैपिटल्स तक ही सीमित थे, क्योंकि इन्हें लगाना बहुत महंगा और मुश्किल था। लेकिन ऐसे मौसम में जब टेलीपोर्टेशन अरेज का इस्तेमाल करना संभव नहीं था, यही एक सहारा था। कई नोबल्स अब खुद इसके प्रमोशन में मदद करने लगे थे। प्रिंस को लॉर्ड ने कैसे बुलाया? काउंट हैंसन ने पार्लियामेंट के रेस्टरूम में गर्म पानी से नहाकर कपड़े और विग बदले। तब जाकर वो शौक से थोड़ा बाहर आया। उसने सफेद कागज का फूल लगाया और आगे की सीट पर बैठ गया। फिर उसने ड्यूक जेम्स, ड्यूक रसल और विस्काउंट हैरिसन से पूछा, जो कांग्रेस ऑफ मैजिक को खबर देकर आए थे। ये चारों प्रिंस पैट्रिक के अलावा लिबरल ग्रुप के लीडर्स थे। अगर ये लोग पहले आपस में सहमत नहीं होते, तो उनके पूरे गुट का भरोसा टूट सकता था। ड्यूक जेम्स ने अपने गंजे सिर को छुपाने के लिए सफेद विग पहन रखी थी। उसका चेहरा भारी था। मुझे भी नहीं पता। जब मैं और रसल नेक्सो पैलेस पहुंचे, तब तक ये हो चुका था। हमने प्रिंस का शरीर देखा, कोई अजीब चीज नहीं मिली। ये सच में गहरे दुख की वजह से कोलैप्स हुआ शरीर लग रहा था, और क्रिटोनिया जैसे प्रोटेक्शन में किसी का असैसिनेशन करना लगभग नामुमकिन है। क्रिटोनिया हार्ट ऑफ टाइम होम के 2 लेजेंडरी नाइट्स में से एक था। पूरी दुनिया में ऐसे नाइट्स 5 से ज्यादा नहीं थे जो लेजेंडरी के तीसरे लेवल तक पहुंचे हों, और उनमें से एक वो था, दूसरा रूडोल्फ II। जहां तक सबसे ऊंचे लेवल की बात थी, इंसानों में सिर्फ एक था, सेंट मेलमैक्स। फिर भी जेम्स के शब्दों में पूरा भरोसा नहीं था। ड्यूक रसल ने बिना भाव के कहा, क्रिटोनिया वॉर ऑफ डॉन का हीरो रहा है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा है। उसे अब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो हर चीज पर पहले जैसा ध्यान नहीं दे सकता जैसे विंस्टन करता है। विंस्टन नाइट वॉकर दूसरा लेजेंडरी नाइट था, जो अभी दूसरे डायमेंशंस में किंगडम की कॉलोनीज देख रहा था। विस्काउंट हैरिसन हंस पड़ा। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि प्रिंस सिर्फ दुख से मर गया। सब जानते थे कि पैट्रिक पिछले 40 साल से क्राउन प्रिंस था। किंग और उसके बीच सत्ता को लेकर टकराव होना तय था। दोनों के विचार भी अलग थे। अगर कहा जाता कि वो खुशी से मर गया, तो शायद नोबल ज्यादा मान लेते। काउंट हैंसन अब पूरी तरह संभल चुका था। उसकी नीली आंखें फिर तेज हो गईं। अब हमें 2 काम करने हैं। पहला, कांग्रेस ऑफ मैजिक के सॉर्सरर्स से प्रिंस की मौत की गुप्त जांच करवानी है। दूसरा, हम अपनी बैकअप प्लान शुरू करते हैं और डेविड को थ्रोन के लिए सपोर्ट करते हैं। पैट्रिक पहले से ही कमजोर था। लिबरल नोबल्स को यह अंदाजा था कि वो किंग से पहले मर सकता है, इसलिए शुरुआती शॉक के बाद वो जल्दी संभल गए। डेविड का पिता किंग फेल्टिस का कजन था और आर्चमेज मॉरिस का भतीजा और स्टूडेंट भी। भले ही वो मर चुका था, लेकिन डेविड एक ग्रैंड नाइट अपने पिता की ट्रेनिंग की वजह से पूरी तरह लिबरल साइड में था। वो रॉयल फैमिली में सबसे सही कैंडिडेट था, और खून का रिश्ता भी काफी करीब था। वो सक्सेशन लिस्ट में 4थे नंबर पर था।
ठीक है। ड्यूक जेम्स ने सिर हिलाया और बाकी लिबरल्स को ये फैसला बता दिया। कुछ ही देर बाद रेक्स किंग्स ग्रिफिन, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट, नीले केप और सफेद विग में अंदर आया। उसके पीछे एक काले बालों वाला मुस्कुराता आदमी था जिसकी सिल्वर ग्रे आंखें साफ बता रही थीं कि वो हॉफनबर्ग फैमिली से है। गॉर्डन। लिबरल नोबल्स तुरंत गंभीर हो गए। ड्यूक जेम्स का चेहरा और खराब हो गया। ये तो कह रहा था कि वो जिंदगी भर लॉर्ड की सेवा करेगा। स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ्स नाइट्स छोड़कर होली सिटी गया था टेम्पल नाइट्स में शामिल होने। ड्यूक रसल धीरे से बोला, लेवल 8 रेडियंट नाइट और टॉन सॉर्ड। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। गॉर्डन एक जीनियस था, हॉफनबर्ग फैमिली का। सिर्फ 35 साल की उम्र में रेडियंट नाइट बन गया था। किंग फेल्टिस ने उसे स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ्स नाइट्स का डेप्यूटी कैप्टन बना दिया था। लेकिन 40 की उम्र में वो होली सिटी चला गया और टेम्पल नाइट्स ज्वाइन कर लिया। उसका खून डेविड जितना करीब नहीं था, लेकिन उसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि वो बराबरी पर आ गया। जेम्स और बाकी लिबरल सोच रहे थे कि रेक्स अपने भतीजे एलेक्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन गॉर्डन के लौटने से पूरा खेल बदल गया। तभी हथौड़े की आवाज गूंजी और पूरा हॉल शांत हो गया। रेक्स ने अपने सीने पर क्रॉस बनाया और दुखी आवाज में बोला, हमारे महान किंग फेल्टिस और हमारे क्राउन प्रिंस पैट्रिक 1 घंटे पहले लॉर्ड द्वारा बुला लिए गए। आइए कुछ पल चुप रहकर उनके लिए प्रार्थना करें। सब खड़े हो गए और चुपचाप क्रॉस बनाकर खड़े रहे। 5 मिनट बाद रेक्स ने इशारा किया कि सब बैठ जाएं। अब उसका चेहरा सख्त था। प्रिंस पैट्रिक के बिना और कोई संतान ना होने की वजह से पार्लियामेंट अब नया एयर चुनेगा कानून के अनुसार। शर्त यह है कि उसे लॉर्ड का आशीर्वाद मिले, मतलब ग्रैंड कार्डिनल आकर सेरेमनी करेगा। रेक्स ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने गॉर्डन की तरफ इशारा किया। किंगडम खतरे में है, इसलिए काउंट गॉर्डन ने टेम्पल नाइट्स छोड़ दिया और चर्च के टेलीपोर्टेशन अरे से वापस आया। वो लेवल 8 रेडियंट नाइट है और स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ की सबसे शुद्ध ब्लड लाइन रखता है। मैं प्रपोज करता हूं कि वही थ्रोन संभाले। 1 मिनट। जेम्स खड़ा हो गया। कानून के हिसाब से तभी कोई चुना जा सकता है जब 2/3 लोग माने और 9 ड्यूक्स में से कोई विरोध ना करे। सही कह रहा हूं प्रेसिडेंट रेक्स? रेक्स ने ठंडी नजर से देखा। हां और नहीं। अगर बाकी कैंडिडेट्स को 5वां हिस्सा भी वोट ना मिले तो ये शर्त लागू नहीं होती, और इमरजेंसी में आधे से ज्यादा वोट मिलते ही फैसला हो जाता है। जेम्स ने सीधा जवाब दिया, इमरजेंसी है या नहीं ये आप तय नहीं करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे, और मैं काउंट डेविड को प्रपोज करता हूं। उसने चारों तरफ देखा। खून का रिश्ता सबसे अहम है। अगर आज ताकत के नाम पर यह नियम तोड़ा गया तो कल कोई भी ताकतवर इंसान किसी का टाइटल छीन सकता है। ये नोबल्स की नींव थी। एक कंजर्वेटिव खड़ा हुआ। कानून के अनुसार ताकत भी मायने रखती है, और रेडियंट नाइट होने के कारण गॉर्डन और डेविड बराबर हैं। इसलिए गॉर्डन को चुनना कानून के खिलाफ नहीं है। उसने एक और बात जोड़ी, डेविड का पिता एक सॉर्सरर था, क्या वो लॉर्ड का आशीर्वाद पा सकेगा? जेम्स का तर्क वहीं कमजोर पड़ गया। काउंट हेंसन तुरंत खड़ा हुआ। पिता सॉर्सरर था, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आस्तिक नहीं है। डेविड कभी चर्च मिस नहीं करता और दान भी देता है। उसकी आस्था सब जानते हैं। फिर उसने गॉर्डन की तरफ देखा। लेकिन गॉर्डन टेम्पल नाइट्स में रह चुका है, क्या वो फ्यूचर में होम को चर्च से ऊपर रखेगा? गॉर्डन ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब अंदाजे हैं। मैं होम का राजा बनकर सोचूंगा, टेम्पल नाइट बनकर नहीं। बहस चलती रही। आखिर में रेक्स बोला, अब वोट होगा। जो काउंट डेविड के साथ हैं हाथ उठाएं। कुछ हाथ उठे, करीब 1/3। रेक्स का चेहरा थोड़ा बदल गया। अब काउंट गॉर्डन के लिए। हाथ उठने लगे लेकिन आधे से पहले ही रुक गए। रेक्स ने ड्यूक सोलोमन की तरफ देखा। उसने सिर हिला दिया। वो चर्च से जुड़े कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका असर तुरंत बाकी नोबल्स पर पड़ा। ड्यूक जेम्स हल्का मुस्कुराया। लगता है अभी लंबी बातचीत होगी। रेक्स चुप हो गया, फिर अचानक बोला, मैं एक और कैंडिडेट प्रपोज करता हूं। ड्यूक रसल तुरंत बोला, कौन? डेविड और गॉर्डन से ऊपर कौन है? रेक्स ने शांत स्वर में कहा, नटाशा वायलेट, काउंटेस ऑफ वायलेट। उसने स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ ब्लडलाइन एक्टिवेट की है। वो हिज मैजेस्टी के ज्यादा करीब है डेविड से, और एक रेडियंट नाइट भी है। साथ ही वो एक सच्ची आस्तिक है जिसे चर्च का आशीर्वाद मिल सकता है। चैप्टर 509 रिजल्ट। ड्यूक जेम्स, काउंट हेंसन और बाकी लिबरल्स एक दूसरे को देखने लगे। सबकी आंखों में साफ विरोध था। नताशा होम में रही जरूर थी, लेकिन वो अभी भी बहुत युवा थी और उसकी कोई पक्की राजनीतिक सोच नहीं थी। और यह भी सच था कि उसकी टीचर बिलियल, गॉड्स ग्लोरी ग्रैंड कार्डिनल्स में से एक थी। खबरों के मुताबिक वो 6 साल की उम्र से चर्च में पली बढ़ी थी।
वो एक सच्ची आस्तिक थी, कैंडिडेट के तौर पर वो गॉर्डन से बस थोड़ा ही बेहतर थी। रेक्स ने सख्त आवाज में कहा। ब्लड लाइन के हिसाब से नटाशा काउंटेस ऑफ वायलेट हिज हाइनेस के बाद सीधी वारिस है। वो एक रेडिएंट नाइट है और एक सच्ची आस्तिक भी, इसलिए वो थ्रोन के लिए सबसे सही चॉइस है। ड्यूक रसल खड़ा हुआ। उसने अपने क्विल पेन को हल्का हिलाते हुए कहा, प्रेसिडेंट रेक्स, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हम बाकी कैंडिडेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काउंटेस नताशा की मां हर हाइनेस मेरेडिथ ने सॉर्सरर बनने के बाद अपना थ्रोन का हक खुद छोड़ दिया था। इसका मतलब उसके बच्चों का भी कोई हक नहीं बनता। काउंट हैंसन और विस्काउंट हैरिसन एक दूसरे को देखकर हल्का कड़वा मुस्कुराए। विडंबना ये थी कि वो खुद कांग्रेस ऑफ मैजिक के करीब थे, लेकिन यहां सॉर्सरर्स को ही वजह बनाकर उन्हें विरोध करना पड़ रहा था। ड्यूक सोलोमन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये लॉजिक सही है तो डेविड भी एलिजिबल नहीं रहेगा। नोबल का हक उसके खून से आता है। जब तक कानून के हिसाब से छीना न जाए वो बना रहता है। नताशा ने सॉर्ड ऑफ ट्रूथ की सबसे शुद्ध ब्लड लाइन एक्टिवेट की है। उसका हक सीधे हिज मैजेस्टी से आता है। रेक्स ने राहत की हल्की सांस ली। ड्यूक सोलोमन इस बात को मानने के लिए तैयार दिख रहा था। मैंने पहले नटाशा को सीधे प्रपोज नहीं किया क्योंकि वो डची वायलेट की अकेली वारिस है। कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह का हक भी रखता है और वो मिल नहीं सकता तो उसकी रैंक एक लेवल नीचे आ जाती है। इसलिए वो अब डेविड और गॉर्डन के बराबर है। डची वायलेट चर्च के लिए बहुत जरूरी था, वो उसे होम को कभी नहीं देगा। जब पहले दो कैंडिडेट्स पर सहमति नहीं बनी तो नताशा को प्रपोज करना बिल्कुल सही है। अब रेक्स ने सीधे पूछा, ड्यूक जेम्स, ड्यूक रसल, कोई आपत्ति है? अगर नहीं तो हम वोट करेंगे। ड्यूक जेम्स और बाकी लिबरल्स कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कंजर्वेटिव्स नताशा को सपोर्ट करेंगे। मेरेडिथ और हैथवे के रिश्ते के बारे में सब जानते थे और नताशा खुद भी एक शानदार सॉर्सरर थी, लेकिन हर नजरिए से देखें तो उसे रोकना मुश्किल था। जेंडर, कानून में साफ लिखा था कि महिलाओं को भी पूरा हक है। स्ट्रेंथ, वो तो और भी मजबूत थी। इतनी कम उम्र में रेडिएंट नाइट बनना और आगे लेजेंडरी बनने की पूरी संभावना। चर्च के करीब होना, इसमें भी कोई सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता था। उसने कभी चर्च को खुश करने के लिए डची वायलेट के नोबल्स का नुकसान नहीं किया। कांग्रेस ऑफ मैजिक के खिलाफ उसकी एक्शंस, ये सब खुलकर नहीं कहा जा सकता था, वरना रेक्स सीधे सर्द को बुला सकता था और सॉर्सरर से जुड़े नोबल्स का सफाया करवा देता। कुछ पल के लिए लिबरल्स के पास कोई ठोस वजह नहीं बची। तभी ड्यूक सोलोमन ने अपना काला केप ठीक किया और बोला, प्रेसिडेंट रेक्स, मैंने प्रिंसेस नताशा के बारे में एक बात सुनी है। उम्मीद है आप साफ करेंगे। कहा जाता है कि वो और लूशियन एवंस द फॉलन एंजल एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या वो इस वजह से नोबल्स को धोखा देगी, कांग्रेस ऑफ मैजिक को बढ़ावा देगी और चर्च को नाराज करेगी? लुईस के होम आने के बाद लूशियन की असली पहचान छिपी नहीं थी। अब हर नोबल जानता था कि वो वही महान म्यूजिशियन है, और क्लेंसिंग लिस्ट में आने के बाद उसका पूरा अतीत भी सामने आ गया था। ये सुनकर जेम्स की सांस थोड़ी तेज हो गई। अगर ये सच हुआ तो नताशा का क्वीन बनना उतना बुरा नहीं होता। रेक्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस बारे में मुझे सेंट सर्द से जानकारी मिली। वो वायलेट पैरिश के ग्रैंड कार्डिनल हैं और सब जानते हैं। प्रिंसेस नताशा असल में महिलाओं की तरफ आकर्षित होती है। लूसियन एवंस बस एक बहाना है, एक दिखावा। उनके बीच वैसा रिश्ता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और प्रिंसेस एक सच्ची आस्तिक है। उसकी पुरानी साथी सिल्विया, जब उसे पता चला कि वो एक मैजिक अप्रेंटिस है तो उसने बिना हिचकिचाए उसे मार दिया। क्या? इतनी खूबसूरत म्यूजिशियन को इसी वजह से मार दिया? अब समझ आया ओड टू सिल्विया पर उसे मैनर क्यों मिला था। हॉल में हलचल मच गई। ये गॉसिप पहली बार सबके सामने आई थी और सर्द जैसे इंसान झूठ नहीं बोल सकते थे। काउंट हैंसन अब साफ परेशान दिख रहा था। होमोसेक्सुअल रिश्ता लॉर्ड की शिक्षा के खिलाफ है और इससे कोई संतान भी नहीं होगी। ऐसा इनहेरिटेंस बेकार है। रेक्स ने सीधे जवाब दिया, ये कुछ प्रीचर्स की सोच है। लॉर्ड ने सिर्फ ये कहा है कि लालच में मत डूबो। जहां तक संतान की बात है, हम नताशा से साफ कह सकते हैं कि उसे जल्दी से वारिस पैदा करना होगा। उसके निजी रिश्ते उसका अपना मामला है। अगर वो मानती है तो ठीक, नहीं तो हम दूसरे कैंडिडेट्स देखेंगे। उसने चारों तरफ देखा। अगर कोई और सवाल नहीं है तो वोट करते हैं। सबसे पहले ड्यूक सोलोमन ने हाथ उठाया। वो रेक्स जितना कट्टर नहीं था। वो ऐसा कैंडिडेट चाहता था जो चर्च, पार्लियामेंट और नोबल्स तीनों को स्वीकार्य हो। उसका असर तुरंत दिखा। कई कंजर्वेटिव्स ने उसका साथ दिया, फिर रेक्स के समर्थक भी जुड़ गए। जल्दी ही 2/3 लोग हाथ उठा चुके थे।
ड्यूक जेम्स और ड्यूक रसल का चेहरा उतर गया। वो ड्यूक्स के वीटो का इस्तेमाल करने ही वाले थे। तभी विस्काउंट हैरिसन को कुछ याद आया। उसने जल्दी से एक कागज पर लिखा और चुपके से ड्यूक जेम्स को दे दिया। जेम्स ने कागज खोला। उसमें लिखा था, नताशा हैथवे के जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। ड्यूक जेम्स का चेहरा बदल गया। उसने रसल से धीरे से बात की और अचानक हाथ उठा दिया। ये देखकर बाकी लिबरल्स चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने भी उसका साथ दिया। रेक्स हल्का मुस्कुराया। बहुत अच्छा। पार्लियामेंट ऑफ नोबल्स ने सर्वसम्मति से यह फैसला पास किया है कि नताशा वायलेट, काउंटेस ऑफ वायलेट को होम बुलाया जाएगा थ्रोन संभालने के लिए। उसने हथौड़ा बजाया। मीटिंग खत्म होती है। इलिप्सिस इलिप्सिस। कंजर्वेटिव्स के जाने के बाद ड्यूक जेम्स ने विस्काउंट हैरिसन से गंभीर स्वर में कहा, उम्मीद है तुम सही हो। हैरिसन ने धीमे से कहा, अब हमारे पास यही रास्ता है। रेक्स पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं ये रिजल्ट हाईएस्ट काउंसिल को बताता हूं, आगे क्या करना है वो तय करेंगे। वो जल्दी से निकल गया। नेक्सो पैलेस के एक गुप्त कमरे में रेक्स दो लोगों के सामने झुका हुआ था। योर एक्सेलेंसी सेंट सर्द, योर एक्सेलेंसी क्रिटोनिया, आपके कहने के अनुसार नताशा को थ्रोन का हक मिल गया है। बहुत अच्छा, सर्द ने शांत मुस्कान के साथ कहा। इलिप्सिस इलिप्सिस। एलन की मैजिक टावर के 35वें फ्लोर पर हाईएस्ट काउंसिल की मीटिंग रूम में 24 कुर्सियों में से एक खाली थी। विसेंटे, लॉर्ड ऑफ द अनडेड, ठंडी आवाज में बोला, हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिलियल की स्टूडेंट को क्वीन बनाना सही नहीं है। मेरा सुझाव है कि उसे पहले ही खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस वाले मामले के बाद भी विसेंटे ने खुद को बचा लिया था और अब फिर से प्रभाव में आ रहा था। कुछ मेंबर्स ने सिर हिलाया। उनका मानना था कि नताशा और गॉर्डन दोनों को खत्म कर देना चाहिए ताकि डेविड का रास्ता साफ हो जाए। हैथवे ने ठंडी नजर से सबको देखा। ये हॉफनबर्ग फैमिली का मामला है। जो भी इसमें दखल देगा वो मेरा दुश्मन होगा, और मुझे यकीन है कि नताशा एक न्यायपूर्ण क्वीन बनेगी, चर्च की तरफ झुकी हुई नहीं। विसेंटे ने सीधा पूछा, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? डेवी हल्के से बोला, मुझे हैथवे के फैसले पर भरोसा है। अचानक लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म गरज उठा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? नताशा और गॉर्डन को मार दोगे? इससे सारे नोबल्स डर जाएंगे और फिर सब सर्द के पास चले जाएंगे। 4 देशों में 7 लेजेंडरी नाइट्स और ग्रैंड कार्डिनल्स मिलाकर 12, उनमें से 2 तीसरे लेवल के। हमें कुचलने के लिए काफी है। उसकी गरज से सब चुप हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर उससे सहमत थे। डगलस ने मुस्कुराकर पूछा, फर्नांडो, तुम्हारा क्या कहना है? फर्नांडो ने अपनी लाल आंखों से सबको देखा। कम से कम नताशा कोई खराब चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं, डगलस ने कहा। विसेंटे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसका प्रभाव कम हो चुका था। कोई खुलकर उसका साथ नहीं दे रहा था। जल्दी ही फैसला हो गया। नताशा को रोका नहीं जाएगा, लेकिन उस पर नजर रखी जाएगी। इलिप्सिस इलिप्सिस। मीटिंग के बाद फर्नांडो अपनी लाइब्रेरी में लौटा, जहां लूसियन बेचैन होकर टहल रहा था। मास्टर, क्या हुआ? उसने जल्दी से पूछा। फर्नांडो हंस पड़ा। नताशा को रोका नहीं जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा ये उसी पर निर्भर है। वायलेट होम से दूर है और उसे अपने पिता का भी ध्यान रखना है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लूशियन, मैंने तुम्हारे लिए जितना हो सकता था कर दिया। अब ये तुम पर है कि तुम एक क्वीन को अपने बिस्तर तक ला पाते हो या नहीं। लूसियन थोड़ा असहज होकर हंसा। बहुत मुश्किल है। नताशा को लड़कियां पसंद हैं। ये तो सच में समस्या है, फर्नांडो ने सोचा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक स्पेस गेट खोला और अंदर चला गया। लूसियन हैरान खड़ा रह गया। कुछ देर बाद फर्नांडो वापस आया। हाथ में एक अजीब सा बेल्ट था। वो हंसते हुए बोला, अभी भी है। ये मेरी जवानी की सबसे शानदार अल्केमी क्रिएशन है। लूशियन, इसे पहन लो और तुम दोनों जल्द ही परफेक्ट कपल बन जाओगे। लूसियन ने शक से पूछा, ये क्या है? फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए बेल्ट उठाया। जेंडर ट्रांजिशनिंग बेल्ट। इसे पहनोगे तो असली लड़की बन जाओगे। नताशा को तुम पसंद हो ही, बस ये एक ही रुकावट है। लूसियन का चेहरा सख्त हो गया। मास्टर, ये मेरी सीमा है, इस पर मजाक मत कीजिए। फर्नांडो ने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। बड़े बोर हो तुम, प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। लूसियन ने सीधा जवाब दिया। वो बात की बात है। पहले ये बताइए, आपने ये चीज बनाई क्यों थी? फर्नांडो का चेहरा तुरंत जम गया। किसी ने मुझसे बनवाई थी। लूसियन ने हल्का सिर हिलाया। नाम गलत हो सकता है, पर निकनेम नहीं। अब समझ आया सब आपको फ्रीक क्यों कहते हैं।
फर्नांडो ने नाक सिकोड़ ली। जिंदगी में सब ट्राई करना चाहिए। ल्यूसियन, तुम बहुत बोरिंग हो। फिर उसने उसे बाहर निकाल दिया। चैप्टर 510 सेरेमोनी। सिटी ऑफ साम के ऑल्टो में रटाशिया पैलेस के अंदर फिलिबेल, जो अब वायलेट पैरिश का नया ग्रैंड कार्डिनल था, उसके जरिए आई खबर सुनकर नताशा के चेहरे पर साफ दुख दिखाई दे रहा था। मुझे लगा नहीं था कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे अंकल इतनी जल्दी लॉर्ड के पास बुला लिए जाएंगे। उसे पता था कि किंग फेल्टिस बूढ़े हो चुके थे और प्रिंस पैट्रिक हमेशा से कमजोर था। वो इस खबर के लिए तैयार भी थी, लेकिन दिल में उठता हुआ दुख वो रोक नहीं पाई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वैसे वैसे उसके अपने खून के लोग कम होते गए जो बिना शर्त उसकी परवाह करते थे। यही सबसे दर्दनाक बात थी। ग्रैंड ड्यूक ऑफ ऑर्वरिथ ने गहरी सांस ली। पैट्रिक आखिर थ्रोन तक नहीं पहुंच पाया। वो नताशा को देखता रहा, फिर सीधा पूछा, क्या तुम रेंटाटो जाओगी और होम का थ्रोन संभालोगी? नताशा के दिमाग में होम और लूशियन दोनों आ गए। फिर उसने अपने पिता को देखा, जिनके वायलेट बाल अब सफेद होने लगे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। होम के पास बहुत एयर्स हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ मैं हूं। मुझे सिखाया गया है कि वायलेट फैमिली और डची ऑफ ऑर्वरिथ की जिम्मेदारी उठाऊं। मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूं? ग्रैंड ड्यूक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का मुस्कुराया। अगर मैं खुद चाहता हूं कि तुम जाओ, तब? नताशा चौंक गई। फिलिबेल ने शांत आवाज में कहा, आप वहां जाकर वापस भी आ सकती हैं। चर्च होम और डची ऑफ ऑर्वरिथ को एक नहीं होने देगा, लेकिन आप दोनों जगह की रूलर बन सकती हैं। बस अलग अलग एयर्स को देना होगा। आप 1 साल होम में और 1 साल ऑर्वरिथ में रह सकती हैं। ट्रांसमिशन सर्कल आपके लिए खुला रहेगा। ये चर्च की तरफ से इनाम है, आपके परिवार की सालों की सेवा के लिए। असल में इससे नताशा को कंट्रोल करना आसान हो जाता और नोबल्स को धीरे धीरे अपनी आज़ादी की आदत पड़ती। ग्रैंड ड्यूक हल्के मजाक में बोला, वैसे भी मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ, कम से कम 20 साल और संभाल सकता हूं। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम्हारी माँ दूर शादी करके गई थी, और जब उसके पिता बूढ़े हो गए, भाई बीमार रहने लगा, तब वो उनके पास नहीं रह पाई। अपनी माँ की आखिरी सांस भी वो नहीं देख सकी। उसे हमेशा अफसोस रहा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम होम जाओ जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नताशा चुप हो गई। उसके हाथ कस गए, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, फिलिबेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। योर हाइनेस, चर्च को पता है कि आपकी पसंद बाकी लड़कियों से अलग है, इसलिए शादी की शर्त हटा दी गई है। लेकिन आपको वारिस तो पैदा करना ही होगा, ये दोनों देशों के लिए जरूरी है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, आप एंजल्स को अपने शरीर में आने का मौका दे सकती हैं ताकि वो आपके बच्चे बन सकें। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है सच्चे आस्तिकों के लिए। नताशा ने आंखें नीचे कर लीं। मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। क्या लूशियन वाली टेक्नोलॉजी सच में काम करेगी? क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूं? लूशियन ने पहले ही कई बार उसे ये बातें समझाई थीं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। फिलिबेल ने कहा, आपकी सुरक्षा के लिए एक छोटा नाइट लीजन आपके साथ जाएगा। वो चला गया। ग्रैंड ड्यूक ने मुस्कुराकर कहा, अभी मैंने कहा था कि मैं 20 साल और जी सकता हूं, लेकिन इतना इंतजार मत करवाना। मैं अपने पोते को जल्दी देखना चाहता हूं। नताशा ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। ग्रैंड ड्यूक ने उसे ध्यान से देखा। मैं चाहता हूं तुम होम जाओ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी मां का सपना पूरा हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो वहां है। नताशा थोड़ा शर्माई। आप किसकी बात कर रहे हैं? ग्रैंड ड्यूक हंस पड़ा। और कौन? लूशियन एवंस। पहले तुम दोनों नाटक कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। मुझे खुशी है। नताशा ने मन ही मन सोचा, पापा ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम रोज 1 घंटे किससे बात करती हो? मुझे सब पता है, ग्रैंड ड्यूक ने अचानक कहा। नताशा हंसी रोकते हुए बोली, वो मेरा अच्छा दोस्त है, छिपाने जैसा कुछ नहीं। ठीक है, जाओ, अपने नाइट्स चुन लो, कैमिल तुम्हारे साथ जाएगा। नताशा ने सिर हिलाया। मैं होम पहुंचकर आपसे बात करूंगी। वो मन ही मन प्लान बनाने लगी, जॉन के परिवार को साथ ले जाऊंगी और लूशियन को सरप्राइज दूंगी। रेडियंस चर्च में बड़ा ट्रांसमिशन मैजिक सर्कल चमक रहा था। ये सबसे बड़े सर्कल्स में से एक था, जहां एक साथ 50 नाइट्स भेजे जा सकते थे। सफेद रोशनी चमकी और नताशा, कमिल, 9 नाइट्स और उनके परिवार, करीब 40 लोग वहां प्रकट हुए। साधारण लोग जैसे जोल, एल्सा, चक्कर खा रहे थे। 9 नाइट्स में से सिर्फ जॉन ही अपने पूरे परिवार को लाया था। फेंग ने मजाक किया, जॉन, तुम बिना माँ बाप के कहीं नहीं जा सकते क्या? जॉन हंस पड़ा।
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सबको दुनिया दिखानी चाहिए। और हर हाइनेस ने खुद कहा था, पूरा परिवार लाओ। फेंगे ने हैरानी से नताशा की तरफ देखा। तभी नेक्सो पैलेस की मेड्स आईं। उन्होंने नताशा को तैयार किया और उसके आर्मर के ऊपर हॉफनबर्ग फैमिली का पर्पल चिन्ह लगाया। रेक्स झुककर बोला, योर हाइनेस, कृपया हमारे साथ नेक्सो पैलेस चलें, फिर रेडियंस चर्च लौटकर आपका कॉरोनेशन होगा। नताशा ने गंभीर स्वर में कहा। रास्ता दिखाइए। रात का वक्त था। तूफान के बाद सब कुछ गीला और शांत। शुरू करो, रेक्स ने इशारा किया। एक नाइट ने हॉर्न बजाया। वू! 4 नाइट्स, जिनमें जॉन भी था, आगे बढ़े। उनके पीछे नताशा अपने घोड़े पर सवार थी। वू! एक एक करके मैनर्स में मैजिक लाइट्स जल उठीं, जैसे आसमान के तारे। ये नाइट्स हैरान रह गए। वू! सड़कों के किनारे घरों में मोमबत्तियां जलने लगीं। लोग खिड़कियों से झांककर अपने नए रूलर को देख रहे थे। नताशा के अंदर हल्की घबराहट आई। कॉरोनेशन में होली लाइट उसकी फेथ को परखेगा। क्या वो पास हो पाएगी? तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने सिर घुमाया। खिड़की के पीछे काले बालों वाला आदमी खड़ा था। उसकी मोनोकल चमक रही थी। ल्यूशियन। नताशा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जब वो लेजेंडरी एक्सपर्ट से बच चुकी है तो अब किस बात का डर? उसके दिल में दया है, वफादारी है, हिम्मत है। तो फिर डर कैसा? उसने सिर ऊंचा किया और आगे बढ़ती गई। सुबह होने लगी जब वो रेडियंस चर्च पहुंची। पहली धूप उसके ऊपर पड़ी। वो घोड़े से उतरी और अंदर चली गई। ग्रैंड कार्डिनल सर्द के सामने सेंट क्रॉस के आगे घुटनों के बल बैठ गई। कुछ सवाल जवाब हुए। फिर उसने अपना बायां हाथ कैनन पर रखा और दायां हाथ उठाया। मैं नताशा वायलेट, लॉर्ड के सामने शपथ लेती हूं। मैं सेंट ट्रूथ की सच्ची आस्तिक हूं। मैं कैनन और होम के कानून का पालन करूंगी और अपनी जान देकर उनकी रक्षा करूंगी। मैं लॉर्ड की महिमा और होम के हित के लिए अंत तक लड़ूंगी। होली लाइट ने उसकी जांच की। नताशा शांत रही। रोशनी चमकी जैसे कोई एंजल उतर आया हो। सर्द ने धीरे से कहा, तुम एक सच्ची आस्तिक हो, एक बहादुर नाइट हो और होम की रूलर बनने के योग्य हो। उसने सोने का क्राउन उठाया और नताशा के सिर पर रख दिया। लॉर्ड की कृपा से नताशा वायलेट अब होम की क्वीन घोषित की जाती हैं। नताशा ने सिर उठाया और सॉर्ड ऑफ ट्रूथ अपने हाथ में लिया। तलवार चमक उठी। तभी सारे नोबल्स, ड्यूक रेक्स, ड्यूक सोल्फेन, ड्यूक जेम्स, ड्यूक रसल, सब घुटनों के बल झुक गए। ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। चैप्टर 511 डिस्कवरी। बारिश के अगले दिन की सुबह हवा साफ और हल्की ठंडी थी। सूरज अभी ऊपर नहीं आया था, लेकिन उसकी गर्मी नरम और सुकून देने वाली थी। चुने हुए ड्रैगन स्केल घोड़े, जिनके शरीर से चांदी जैसी चमक निकल रही थी, अपने ऊपर बैठे गर्व से भरे नाइट्स को लेकर नेक्सो पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई नृत्य चल रहा हो। उनके पीछे नताशा सोने का क्राउन और सॉर्ड ऑफ ट्रूथ लिए अपने लोगों की श्रद्धा स्वीकार कर रही थी। उसके पीछे 9 ड्यूक्स और बाकी नोबल्स थे। नेक्सो पैलेस पहुंचने के बाद सारे नोबल्स अलग हो गए और पार्लियामेंट ऑफ नोबल्स के हॉल में चले गए क्वीन की पहली मीटिंग का इंतजार करने। नताशा शांत चेहरे के साथ क्वीन के रेजिडेंस में लौटी। उसने एक डिवाइन पावर सर्कल एक्टिवेट किया, जिससे नेक्सो पैलेस का केंद्र पूरी तरह ब्लॉक हो गया। फिर उसने आर्मर उतारा और कैमिल तथा 2 मेड्स की मदद से काले कोट ड्रेस में बदल गई। जब मेड्स को बाहर भेजा तब जाकर उसके चेहरे पर हल्की थकान दिखी। बहुत दबाव है। समझ नहीं आता कौन दुश्मन है, कौन दोस्त और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ऑर्वरेट के मुकाबले ये जगह बहुत अजनबी लगती है, भारी और घुटन वाली। डिवाइन पावर सर्कल चालू होने से पहले तो मैं खुलकर बोल भी नहीं पा रही थी। क्रिटोनिया यहाँ की सुरक्षा देखता है। पूरा नेक्सो पैलेस और रेंटाटो उसी के अधीन है। उसके शब्दों से साफ था कि उसे क्रिटोनिया पर भरोसा नहीं था। कमिल ने सामान्य से ज्यादा बात की। सच कहूं तो तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। होम और वरित से कहीं ज्यादा जटिल है। तुम्हारे पास यहां ठोस सपोर्ट नहीं है। तुम आसानी से साजिशों में फंस सकती हो। चाहे तुम कांग्रेस ऑफ मैजिक के साथ जाओ, चर्च के साथ जाओ या दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करो, हर रास्ता मुश्किल है। नताशा हल्का कड़वा मुस्कुराई। मुझे पता है, अगर मैं चर्च के साथ मिलकर कांग्रेस को दबाने की कोशिश करूं तो भी शायद काम न बने। वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए होम के साथ ब्रियान, कोलेट और कालेस की मदद भी चाहिए होगी। और इससे लिबरल्स नाराज हो सकते हैं, विद्रोह भी हो सकता है, किंगडम टूट सकता है। अगर मैं संतुलन बनाऊं तो चर्च मुझ पर दबाव डालेगा और मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि वायलेट फैमिली और मेरे पिता वही हैं जहां चर्च सबसे ताकतवर है। कमिल ने सीधा सवाल किया, जब तुम्हें सब पता था तो ये फैसला क्यों लिया?
नताशा ने सिर हिलाया। मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था। अगर मैं मना करती तो ये फेथ के खिलाफ जाता। होली सिटी मुझे सजा देता और वायलेट फैमिली को भी कमजोर कर देता। मैंने सोचा था कभी न कभी होम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। फिर पिता ने मां की बात याद दिलाई। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, और आखिर हॉफनबर्ग का खून मेरे अंदर है। मैं होम को सिविल वॉर में टूटते नहीं देख सकती। ये मेरी मां का घर था और मैं एक आस्तिक भी हूं, हॉफनबर्ग फैमिली की हेड भी। चर्च को मेरी इच्छा की कुछ तो इज्जत करनी होगी। कमिल ने सिर हिलाया। वो पहले था। अगर हालात बिगड़े तो चर्च सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तुमसे बलिदान मांगेगा। नताशा की आंखों में दृढ़ता आ गई। अगर मेरी इच्छा के खिलाफ गया तो मैं खुद को कुर्बान कर दूंगी। चर्च सीधे थ्रोन में दखल नहीं दे सकता। ये समझौता सदियों पहले हुआ था। अगर वो तोड़ते हैं तो सारे नोबल्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। कमिल ने उसकी नेकलेस ठीक की। तो अब क्या करना है? होम को किस दिशा में ले जाना है? नताशा कुछ पल चुप रही। अभी नहीं पता, मैं अभी फैसला नहीं कर सकती। कमिल ने गंभीर स्वर में कहा। फिर जल्दी करना होगा। कांग्रेस, चर्च या बैलेंस, जो भी चुनो, पहले से तैयारी करनी होगी। नताशा ने सिर हिलाया। हां, पहले मुझे होम को समझना होगा। अभी के लिए इतना साफ है कि कोई भी नोबल चर्च के हाथों खत्म नहीं होना चाहता और कोई भी राजा की पुरानी एब्सोल्यूट पावर भी नहीं चाहता। इसलिए अभी के लिए बैलेंस सही रहेगा। फिर वो आईने के सामने गई और हॉफनबर्ग का चिन्ह छुआ। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फेथ समझनी होगी। मेरे लिए लॉर्ड क्या है, चर्च क्या है? जब तक खुद को नहीं समझूंगी आगे नहीं बढ़ सकती। और सर्द, वो क्या चाहता है, ये भी समझना होगा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसकी फेथ डगमगा रही है। कमिल ने दरवाजा खोला। चलो, पार्लियामेंट का समय हो गया। नताशा ने आखिरी बार आईने में देखा। उसमें एक खूबसूरत लड़की दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द था। अब मैं क्वीन हूं, मैं फ्रीली लूशियन से भी नहीं मिल सकती। उसके मैजिक टावर, एटम इंस्टीट्यूशन सब अब दूर हो गए। अगर मैं उससे मिलने गई तो लोग समझ जाएंगे कि मैं कांग्रेस की तरफ हूं। क्रिटोनिया की निगरानी में वो यहां आ भी नहीं सकता। हम पास होकर भी दूर हो गए हैं। बस उम्मीद है उसका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम हमारी बातों को सुरक्षित रखे। पार्लियामेंट ऑफ नोबल्स के हॉल में नताशा मंच पर खड़ी थी। उसने फिर से सबकी श्रद्धा स्वीकार की और सीधा बोली, मैं 2 बातें घोषित कर रही हूं। पहली, पूरे देश में 1 महीने का शोक मनाया जाएगा किंग और प्रिंस के लिए। इस दौरान पार्लियामेंट की मीटिंग्स बंद रहेंगी और जरूरी फैसले सीधे मेरे पास लाए जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। दूसरी, मैं अभी किंगडम के मामलों को पूरी तरह नहीं जानती, इसलिए अगले 6 महीने तक कोई भी नई पॉलिसी या मिनिस्टर चेंज अप्रूव नहीं किया जाएगा जब तक कोई असाधारण घटना ना हो। क्या? नोबल्स चौंक गए। रेक्स तुरंत खड़ा हुआ। योर मैजेस्टी, ये बहुत सख्त फैसला है। नताशा ने सीधा जवाब दिया। मेरे आने से पहले किंगडम अच्छा चल रहा था, तो क्या अब सब गलत हो गया? उसकी आवाज में दबाव था। काउंट हेंसन खड़ा हुआ। हर मैजेस्टी सही कह रही हैं। जब तक कोई बड़ी गलती ना हो, पुराने सिस्टम को जारी रखना सही है। धीरे धीरे दोनों साइड्स ने सहमति दे दी। नताशा ने आखिरी बात कही। मेरे साथ आए 10 नाइट्स को रॉयल ट्रेजरी से रिवॉर्ड दिया जाएगा। कोई विरोध नहीं हुआ। मीटिंग खत्म हो गई। बाहर आते ही कमिल ने उसे देखा। अच्छा किया, मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। नताशा हल्का मुस्कुराई। मैंने बस वही किया जो किसी ने सलाह दी थी, शुरू में कुछ मत करो। उसने फिशन और फ्यूजन की बात नहीं की, जो कांग्रेस के लिए असली फोकस था। एलन में लूसियन एटम इंस्टीट्यूशन में दाखिल हुआ। अब हर जगह एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। अलग अलग मशीन्स, मैजिक सर्कल, सब कुछ। कैटरीना और लेरिया उसे देखते ही खुश हो गईं। मास्टर, आप आ गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। लूसियन ने उनके चेहरे देखकर पूछा। क्या हुआ? कैटरीना मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। मास्टर, हमने लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट में कुछ अजीब देखा। जब मेटल्स को एक खास टेम्परेचर तक ठंडा किया तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूरी तरह गायब हो गई। चैप्टर 512 स्टूडेंट्स डिफरेंट थॉट्स। सुपर कॉन्डक्टिविटी? लूसियन के मुंह से लगभग निकल ही गया था। पहले जब उसने जेरोम, एनिक, कैटरीना और लेरिया को अलग अलग पदार्थों पर लो टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट करने को कहा था, तब लेरिया का काम बस कोल से वैक्यूम बनाना था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे सुपर कॉन्डक्टिविटी जैसी चीज खोज लेंगे, क्योंकि हीलियम अभी तक मिला ही नहीं था और एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना नामुमकिन था। बाद में वो इतना व्यस्त हो गया कि इस काम को भूल ही गया। जेरोम के मिडिल रैंक में पहुंचने और होम क्राउन रिंग मिलने के बाद उसने लूसियन से रिक्वेस्ट करके अपना फोकस एक्स रेज पर शिफ्ट कर लिया।
इसलिए उसके पुराने प्रोजेक्ट्स कैटरीना और लेरिया को दे दिए गए। लूसियन ने इसे बस एक पॉसिबल साइड रिसर्च माना था। उसने दोनों लड़कियों को कहा था कि वे न्यू एल्केमी यानी पार्टिकल्स पर ध्यान दें, लेकिन आज जो हुआ वो एक बड़ा सरप्राइज था। अपने इमोशंस को दबाते हुए लूसियन ने पूछा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सच में गायब हो गया? सुपर कंडक्टिविटी, क्या खूबसूरत नाम है। उसके दिमाग में तुरंत कई चीजें घूम गईं, मैगलेव टेक्नोलॉजी, पार्टिकल कोलाइडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को और मजबूत बनाना और कंट्रोल्ड फ्यूजन का सपना। अगर फ्यूजन कंट्रोल हो गया तो एलन की एनर्जी पूरी तरह बदल जाएगी। हवा में तैरते शहर अब एनर्जी की कमी से बंधे नहीं रहेंगे। हर लेजेंडरी सॉर्सरर के पास एक फ्लोटिंग सिटी होगी। सनवेल, इटर्नल फर्नेस या एवंस एनर्जी कोर। हां, ये धीरे धीरे नहीं गया, एकदम से गायब हो गया। लेरिया की एक्साइटेड आवाज ने लूसियन को उसकी कल्पनाओं से बाहर खींच लिया। लूसियन तुरंत सीरियस हो गया। कौन सा मटेरियल था? टेम्परेचर कितना था? एनिक, हाइडी, स्प्रिंट और बाकी सब भी पास आ गए। वे कई दिनों से कैटरीना और लेरिया की खुशी देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ बताया नहीं गया था। कैटरीना ने खुद को संभालते हुए कहा, मास्टर, जब आपने हीलियम डिस्कवर किया और लो टेम्परेचर और नीचे ले जाना पॉसिबल हुआ, तब हमने फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू किए। हाफ मंथ पहले जब हमने मर्क्यूरी पर काम किया तो पाया कि एब्सोल्यूट 0 से 4.2 डिग्रीज ऊपर आते ही उसका रेजिस्टेंस अचानक गायब हो गया। बाद में हमने लीड और दूसरे मेटल्स पर भी ट्राई किया और रिजल्ट सेम था, बस टेम्परेचर अलग था। लेरिया अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेजिस्टेंस पूरी तरह गायब हो सकता है। लूसियन ध्यान से सुनता रहा। उसने उनसे एक्सपेरिमेंट दोबारा करवाया। धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट थोड़ा ठंडा हुआ। अभी की सुपर कंडक्टिविटी बहुत लो टेम्परेचर पर ही काम कर रही थी, मतलब प्रैक्टिकल यूज बहुत मुश्किल था। अगर उसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को इससे अपग्रेड करना हो तो स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा और स्नो गॉडेस विप में लो टेम्परेचर सिस्टम डालना होगा जो बहुत जटिल था। शायद लेजेंडरी लेवल की मैजिक चाहिए, और फ्यूजन उसके लिए तो सिल्वर मून ऑल्टरना लेवल तक पहुंचना होगा। उसकी स्पिरिट लाइब्रेरी में भी अभी एडवांस्ड फाइल्स लॉक्ड थीं। रिलेटिविटी और क्वांटम के कुछ हिस्से ही खुले थे। आगे का रास्ता अभी लंबा था। लूसियन ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है तुम्हारी डिस्कवरी कितनी बड़ी है? तुम दोनों को सिल्वर मून मेडल मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले तो तुमसे बहुत खुश होंगे। जेरोम और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैटरीना और लेरिया इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेंगी। स्प्रिंट, हाइडी और एनिक के चेहरे थोड़े बदल गए। जेरोम के लिए वे हमेशा रिस्पेक्ट रखते थे, लेकिन अब अपने ही क्लासमेट्स इतनी ऊंचाई छू रहे थे। कैटरीना और लेरिया शर्मा गईं। कुछ देर बाद कैटरीना ने कहा, मास्टर, ये हमारी पेपर है, आप चेक कर लें और अगर सब सही हो तो साइन कर दें। लूसियन ने पेपर देखा, डेटा चेक किया और साइन कर दिया। तुम दोनों भी साइन करो, तुम सेकंड सर्कल सॉर्सरर्स हो, ये सम्मान तुम्हारा भी है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग मेरा इंतजार कर रही थी पब्लिश करने के लिए? लेरिया ने तुरंत कहा, बिल्कुल, ये आपका रिसर्च है, आप लीड ऑथर हैं और आपकी तारीफ हमारे लिए सिल्वर मून मेडल से भी ज्यादा है। लूसियन हल्का हंसा। ठीक है, इसे सबमिट कर दो, लेकिन आगे रिसर्च में ढील मत देना। नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी ढूंढो और पार्टिकल्स पर भी काम जारी रखो। समझ गए? दोनों ने एक साथ कहा। तभी कैटरीना को कुछ याद आया। मास्टर, जब हमने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की, हमारे कॉग्निटिव वर्ल्ड में एक इनकम्प्लीट मॉडल बना, बहुत अधूरा। उसे पूरा करना नामुमकिन है। ऐसा क्यों? लूसियन मुस्कुराया। क्योंकि तुमने उसकी असली नेचर अभी समझी ही नहीं। क्यों सिर्फ लो टेम्परेचर पर होता है ये पता करो, तब मॉडल पूरा होगा। लेरिया ने जल्दी से पूछा, मास्टर, क्या हम मैजिक इंप्रूव करने में आपकी मदद ले सकते हैं? लूसियन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा टीचर हूं, जब चाहो पूछो। दोनों लड़कियां खुशी से भर गईं और पेपर सबमिट करने चली गईं। लूसियन ने पीछे मुड़कर एनिक, स्प्रिंट, हाइडी और चेली को देखा। उनके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे। थोड़ा जेलस लग रहा है? उसने हल्के से पूछा। स्प्रिंट तुरंत सीधा खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं भी हाईएस्ट ऑनर जीतूंगा। हाइडी ने हंसने की कोशिश की। थोड़ा तो है, आज इन्हें सबक सिखाऊंगी। इतना बड़ा राज छुपाया। एनिक ने सिर खुजाया। थोड़ा, लेकिन पार्टिकल्स वाला फील्ड बहुत बड़ा है। मुझे यकीन है मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। चली शांत थी। मुझे एनवी है, लेकिन कैटरीना मुझसे आगे है, ये नॉर्मल है। लूसियन ने बात बदली। मैं अभी ऑल्टरनेट डायमेंशन से आया हूं। पिछले 2 महीनों में आर्काना में क्या हुआ? जेरोम ने जवाब दिया, आपकी न्यू एल्केमी के बाद।
पूरा कांग्रेस पागल हो गया। हर कोई पार्टिकल्स पर काम कर रहा है। हाइडी बोली, और पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी की लड़ाई अभी भी अटकी हुई है। एनिक ने जोड़ा, कई लोग डगलस के एक्सपेरिमेंट को वेव थ्योरी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लुसियन ने सिर हिलाया। तुम लोगों को जेलस होने की जरूरत नहीं। कैटरीना और लेरिया ने मेहनत की, इसलिए जीती। तुम्हारे सामने भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। फिर उसने पूछा, कोई सवाल? एनिक और स्प्रिंट ने हाथ उठाया। मास्टर, थियोरेटिकली साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल की एनर्जी इन्फिनिट होनी चाहिए, फिर वो फील्ड से बाहर क्यों निकल जाता है? लुसियन थोड़ा रुक गया। वो उन्हें सच कैसे बताए कि स्पीड बढ़ने के साथ मास भी बढ़ता है। चैप्टर 513 इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। थोड़ी देर सोचने के बाद लुसियन ने पूछा, जब पार्टिकल्स की स्पीड और एनर्जी बढ़ती है तो उनका रास्ता भी बड़ा हो जाता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर इस सीमा को पार करना है तो या तो स्पेस मैजिक से उसे बढ़ाओ या फिर बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन बनाओ जिसका रेडियस 10 किलोमीटर हो। अगर उन्हें असली वजह समझ नहीं आती तो फिलहाल लुसियन इसी बहाने से बात टालने वाला था। मास्टर, हम वो नहीं कह रहे, स्प्रिंट ने जल्दी से कहा। हमने साइक्लोट्रॉन की कैपेसिटी के हिसाब से पार्टिकल एनर्जी कैलकुलेट की थी, लेकिन असल रिजल्ट उससे काफी अलग था। पार्टिकल बहुत पहले ही एक्सेलरेशन फील्ड से बाहर निकल गया। ऐसा लगा जैसे उसका ऑर्बिट और इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं कर रहे, जो अजीब है। जैसे एनिक ने कहा, ऑर्बिट तो बस चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होना चाहिए, है ना? एनिक ने आगे कहा, हमने सोचा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ऑर्बिट के साथ मैच कर दें ताकि एनर्जी और बढ़े, लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि नए ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकें। इसलिए हम जानना चाहते हैं, क्या आपने भी ये प्रॉब्लम देखी थी और इसकी असली वजह क्या हो सकती है? अब साफ था कि उन्होंने सच में एक समस्या पकड़ ली है। लुसियन ने हल्का सिर हिलाया। एनिक हमेशा केयरफुल रहता है। अगर तुम लोग ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि ये बार बार टेस्ट किया गया है, लेकिन मैंने साइक्लोट्रॉन बनाने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मुझे तुरंत कोई जवाब नहीं दिख रहा। हमें इसे साथ में समझना होगा। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल मूवमेंट की फॉर्मूला सही लगती हैं, पहले भी प्रूव हो चुकी हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी कंडीशन बदल रही है। स्पीड, हाइडी ने बीच में कहा। स्प्रिंट ने जोड़ा, एनर्जी बढ़ी और पाथ बड़ा हो गया। लुसियन ने हाथ उठाकर कहा, असल में दोनों एक ही बात है, स्पीड बढ़ रही है। तो सवाल यह है, क्या हाई स्पीड या हाई एनर्जी पर फॉर्मूलाज काम करना बंद कर देती हैं, या फिर पार्टिकल के कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मास या चार्ज बदल जाते हैं? लुसियन अंदर ही अंदर अपनी हैरानी दबा रहा था। वो बस इतना चाहता था कि बाकी लोग इस दिशा में सोचना शुरू करें ताकि आगे की थियोरी समझना आसान हो जाए। हाइडी ने तुरंत मुंह बनाया, ये कैसे हो सकता है? स्पीड बढ़े और मास भी बढ़ जाए? ये तो मजाक लग रहा है। स्प्रिंट और एनिक भी सहमत थे। उनके हिसाब से हाई एनर्जी पर बस एनर्जी ही बदलती है, मास नहीं। अभी महीने के खत्म होने में समय है। तुम लोग इस पर काम करो और पेपर लिखो। मैं ड्रमंड से कहूंगा इसे आर्काना में पब्लिश करें। लुसियन ने बात खत्म कर दी और बाकी लोगों के रिसर्च के बारे में पूछने लगा। 2 महीने में एटम इंस्टीट्यूशन ने पहले ही सुपर कंडक्टिविटी और ये नया इफेक्ट ढूंढ लिया था, जो अपने आप में बड़ी बात थी। बाकी एक्सपेरिमेंट्स में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हालांकि जेरोम ने एक्स रेज पर गहराई से काम किया और पाया कि ज्यादा एनर्जी पर वो एक तरह का स्लो पॉइजन बन सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद लुसियन मैजिक स्टीम ट्रेन से रेंटाटो लौट आया और शाम का इंतजार करने लगा। लंबा, मजबूत, सुनहरे बालों वाला जॉन जब नेक्सो पैलेस में पेट्रोल कर रहा था तो कई मेड्स उसे चुपचाप देख रही थीं। जॉन, तुम्हारा टाइम खत्म, अब मेरी बारी है, फेंज ने रात होते ही उसे रिप्लेस किया। तुम इंटरोगेशन रूम संभालना और होम की सुंदर लड़कियों में मत खो जाना। जॉन हंस पड़ा, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, पहले परिवार को विला में सेटल कर लूं। जॉन, जोएल, एल्सा और एल्विन को लेकर नताशा द्वारा दिए गए विला पर पहुंचा। जोएल ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहां की आर्किटेक्चर अलग है, ऑल्टो से बिल्कुल अलग। एल्सा ने संतोष से कहा, रॉयल फैमिली का विला है, हमारे घर से तो बहुत बेहतर है। गार्डन पार करके जब वे अंदर पहुंचे, मेड ने दरवाजा खोला और दीवार दबाई। अचानक पूरा हॉल रोशनी से भर गया। जोएल और बाकी सब दंग रह गए। जैसे दिन निकल आया हो, चमक हर तरफ फैल गई थी। मेड ने गर्व से कहा, ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, होम में ही मिलते हैं, नदी से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बस स्विच दबाइए और रोशनी हो जाएगी। वो उन्हें स्विचेस दिखाने लगी। जैसे जैसे लाइट्स जलती गईं, विला किसी तारे जैसा चमकने लगा। एल्विन ने हैरानी से कहा, कमाल है, मुझे तो ये जगह पसंद आ गई। मेड उन्हें अंदर ले गई और एक दीवार की तरफ इशारा किया। ये खुलता है, नीचे फूड और वाइन रखने के लिए है और ऊपर आइस बनती है। उसने वॉल रेफ्रिजरेटर खोला। बेसमेंट में वाइन सेलर भी है,
और ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एल्विन ने ठंडी वाइन निकाली और बोला, आइस सेलर इसके सामने कुछ भी नहीं। जॉन ने शांत होकर पूछा, ये सब क्या है? मेड मुस्कुराई, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अभी रेयर है, सिर्फ बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। वो उन्हें घर के बाकी हिस्से दिखाने लगी, हर कमरे में लगे सिल्वर बॉक्सेस जो हवा को ठंडा या गर्म कर देते थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। ये क्या है? जॉन और एल्विन ने पूछा। मेड मुस्कुराई, आपके लिए कॉल है लॉर्ड बैरन। जॉन ने हिचकिचाते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से फेंज हंस रहा था। जॉन, सुन रहे हो? हाँ, ये क्या चीज है? ये फोन है, होम की खास चीज, दूर से बात कर सकते हैं। मेड ने पास रखी कॉन्टैक्ट लिस्ट की ओर इशारा किया। ठीक है। जॉन अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था। मेड के जाने के बाद घर में शांति छा गई। जॉन सोच में पड़ गया, ये सब मैजिक आइटम्स क्या ये उसी ने बनाए हैं? उसने सिर उठाया। जोएल भी कुछ सोच रहा था। तभी एल्सा ने धीरे से कहा, ये होम है क्या? एवंस यहीं होगा? जोएल ने भारी आवाज में कहा, अगर है भी क्या हम उससे मिल सकते हैं? हमने उसे पहले धोखा दिया था। एल्सा की आंखें भर आईं। जॉन चुप रहा, बस एक लंबी सांस ली। एल्विन ने कंधे उचकाए। हमने वही किया जो ब्रदर एवंस ने कहा था। और यहां तो हर जगह मैजिक आइटम्स हैं, लगता है सॉर्सरर्स और नोबल्स काफी करीब हैं। जॉन ने गंभीर होकर कहा, जो भी हो हमें क्वीन की रेपुटेशन का ध्यान रखना होगा। तभी रेडियो से एक साफ आवाज आई, मिस्टर लूसियन एवंस, आर्काना रिव्यू बोर्ड के सदस्य सुरक्षित लौट आए हैं। जॉन धीरे से बोला, आर्काना रिव्यू बोर्ड? जोल और एल्सा ने एक साथ फुसफुसाया, लूसियन एवंस। बाहर विला के सामने लैंप्स जल उठे थे। उनकी रोशनी में लूसियन खड़ा था, हाथ जेब में डाले, खिड़की के अंदर देखता हुआ। वो सोच रहा था, क्या इस हालत में अंदर जाकर अंकल जोल से मिलना सही होगा? हल्की सांस लेकर वो मुड़ा और धीरे धीरे रॉयल मैजिक टावर की तरफ चल पड़ा। चैप्टर 514 अनोमली एट नाइट। होम का रॉयल मैजिक टावर नोबल्स के इलाके में था। लूसियन को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपना मास्क उतारा, जांच से गुजरा और अंदर चला गया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मैजिक टावर पहले से ज्यादा चहल पहल वाला था। क्वीन सिटी ऑफ साम से आई थी, इसलिए सॉर्सरर्स के साथ कैसा व्यवहार होगा ये अभी साफ नहीं था। इसी वजह से कुछ सॉर्सरर्स अपने परिवार के साथ एलन चले गए थे और कुछ यहीं रॉयल मैजिक टावर में छिपे हुए थे। डिनर के बाद का समय था। 2-3 के ग्रुप में सॉर्सरर्स हॉल में घूम रहे थे या चर्चा कर रहे थे। बीच बीच में बच्चों की हंसी भी सुनाई दे रही थी। रिबेका कुछ विल ऑफ एलिमेंट्स के सॉर्सरर्स के साथ न्यू एल्केमी सिस्टम पर बात कर रही थी। तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते एक नौजवान पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम ठहर गईं। घबराहट और हैरानी के साथ उसने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर एवंस। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर लूसियन पर टिक गई। फिर एक एक करके सब बोले, गुड इवनिंग मिस्टर एवंस। उनकी आवाज में इतना सम्मान था जैसे वो किसी नौजवान सॉर्सरर से नहीं बल्कि किसी लेजेंडरी शख्स से बात कर रहे हों। लूसियन ने तुरंत बदलाव महसूस किया। पहले ये लोग उसे सम्मान और ईर्ष्या से देखते थे, अब वो उसे श्रद्धा और प्रशंसा से देख रहे थे, जैसे वो कोई ग्रैंड आर्केनिस्ट हो। शायद न्यू एल्केमी की वजह से। लूसियन ने रेबेका की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, काफी समय हो गया रेबेका। रेबेका चौंक गई। लाइट्स की चमक में उसका चेहरा देखने लायक था। आपको अभी भी मैं याद हूं मिस्टर एवंस? लूसियन ने अपने सिर की तरफ इशारा किया। मेरी याददाश्त अच्छी है और लजार तुम्हारा जिक्र अक्सर करता है। रेबेका थोड़ी चिंता में बोली, पता नहीं वो कब वापस आएगा। छोटी सी बातचीत के बाद लूसियन ऊपर चला गया। जैसे ही वो लिफ्ट में गायब हुआ, बाकी सॉर्सरर्स रेबेका के पास आ गए। तुम मिस्टर एवंस को इतनी अच्छी तरह जानती हो? मेरे पास न्यू एल्केमी पर बहुत सवाल हैं, क्या तुम उनसे पूछ सकती हो? क्या एटम इंस्टीट्यूशन में और लोगों की जरूरत है? रेबेका को लगा समय कितनी तेजी से बदल गया। पहले उसने लूसियन का नाम एक महान म्यूजिशियन के तौर पर सुना था, फिर एक जीनियस आर्केनिस्ट के रूप में, और अब सिर्फ 8 साल में वो लगभग शिखर पर पहुंच चुका था। उसके मन में जलन नहीं थी, बस एक दूरी का एहसास और गहरी प्रशंसा। न्यू एल्केमी ने सब कुछ बदल दिया था। अब ये सिर्फ एल्केमी नहीं थी, ये एटम्स के अंदर की दुनिया का नक्शा था। अंधेरे में भटकते सॉर्सरर्स के लिए जैसे किसी ने रास्ता दिखा दिया हो। शायद एक दिन हम मैटर को भी बदल सकेंगे, एक सॉर्सरर ने कहा। दूसरा बोला, और उस दिन मिस्टर एवंस का नाम इतिहास में सबसे चमकता होगा। नई ऑल्टरनेट डायमेंशंस अभी भी डेवलप हो रही थीं। रवेंटी जैसे आर्चमेजेस अभी तक वापस नहीं आए थे। लूशियन अपने ऑफिस में गया। खिड़की से उसने नेक्सो पैलेस को देखा, जो रात में जैसे धरती पर आकाशगंगा की तरह चमक रहा था।
फिर उसने अपना कम्युनिकेशन ग्लास चालू किया। हेलो लूसिया, नताशा की आवाज आई, थकी हुई लेकिन संभली हुई। उसके ईयरिंग्स लूसियान ने मॉडिफाई किए थे जिससे वो एन्क्रिप्टेड आवाज सुन सकती थी। लूसिया हल्के से मुस्कुराया। गुड इवनिंग योर मैजेस्टी, क्या आप इंटेलिजेंस और सीक्रेट लाइब्रेरी की फाइल्स देख रही हैं? वो होल्म के रॉयल मैजिक टावर से बात कर रहा था ताकि कोई शक न हो। अगर सिग्नल एलन से आता तो लोग उनके रिश्ते पर शक करते। नताशा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे होम के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन वो बिखरा हुआ था। अब मुझे सब कुछ सही तरह से समझना है। फिर उसने मजाक में कहा, बताओ काउंट लूसियन एवंस, मेरी मदद कैसे करोगे? लूसियन ने शांत स्वर में कहा, एक एक करके बड़े नोबल्स से मिलो, उनसे बात करो, जिन पर भरोसा कर सकती हो उन्हें पहचानो। क्वीन होने के नाते तुम्हारे पास अधिकार है। फ्यूनरल के बाद नाइट्स की इंस्पेक्शन शुरू करो और सबसे जरूरी खुद को मजबूत बनाओ। जितनी जल्दी तुम लेवल 8 तक पहुंचोगी उतना आसान होगा सब संभालना। नताशा ने धीमे से कहा, लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? लूसियन ने गंभीर होकर जवाब दिया, पहले खुद को समझो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो तो तुम दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाओगी। फिर बिना रुके उसने कहा, कांग्रेस की खबर के मुताबिक प्रिंस की हत्या हो सकती है। क्या? नताशा की आवाज कांप गई। किसने? लूसियन ने धीरे लेकिन साफ कहा, हमारा शक क्रिटोनिया पर है, हार्ट ऑफ टाइम। उसी के पास इतनी ताकत है कि वो बिना निशान छोड़े ये कर सके। लंबी चुप्पी छा गई। फिर नताशा की टूटी हुई आवाज आई, मैं फ्यूनरल में अंकल के शरीर को देखूंगी, शायद कुछ पता चले। उसकी आवाज में दर्द था। लूसियन को एहसास हुआ कि वो ज्यादा आगे बढ़ गया। उसने तुरंत बात संभाली, अगर ये चर्च ने भी किया हो तब भी इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गलत है। गॉड ऑफ ट्रूथ हर इंसान के दिल में है। चर्च सिर्फ एक संस्था है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी। तुम्हें ये तय करना होगा तुम किसकी रक्षा कर रही हो, भगवान की या चर्च की। नताशा उलझ गई। अगर चर्च नहीं रहेगा तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? लूसियन ने हल्के से कहा, चर्च सिर्फ एक माध्यम है। अगर जरूरी हो तो उसे बदल दो या छोड़ दो। जरूरी यह है कि तुम्हारा विश्वास क्या कहता है। नताशा ने धीरे से कहा, मुझे अपने विश्वास को समझने का समय चाहिए। रात के अंधेरे में जूलियाना कुछ नाइट वॉचर्स के साथ खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। चर्च कमजोर हो गया है, नोबल्स घमंडी हो गए हैं और भगवान की महिमा धूमिल हो चुकी है। उसने दूर एक विला की तरफ इशारा किया। बैरन ऑस्टिन भ्रष्ट है, वो सॉर्सरर्स की तरफ झुका हुआ है। उसके नौकरों के मुताबिक वो रोज आर्काना वॉइस सुनता है। उसने सबकी तरफ देखा। हमारा काम है उसे खत्म करना और भगवान की महिमा की रक्षा करना। शायद चर्च हमें सजा दे, लेकिन क्या तुम तैयार हो? एक साथ आवाज उठी, नाइट गैदर्स एंड नाउ माई वॉच बिगिन्स। चैप्टर 515 सार्ड्स अपॉलॉजी। विला की दूसरी मंजिल के लिविंग रूम में बैरन ऑस्टिन अपने पजामा में बैठा हुआ एमएस नाइटिंगेल की मीठी आवाज बड़े ध्यान से सुन रहा था। नेशनल फ्यूनरल के दौरान अपनी मिस्ट्रेस के पास जाना ठीक नहीं था, इसलिए वो आर्काना वॉइस सुनकर समय काट रहा था। और सच कहें तो इस चैनल के कई प्रोग्राम्स उसे अब अपनी मिस्ट्रेस से भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगे थे। होम में सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव नोबल्स और बिलीवर्स को छोड़ दें तो ये फॉरबिडन रेडियो सुनना एक तरह का फैशन बन चुका था। लिबरल पार्टीज में इसी की बातें होती थीं। जो इसे नहीं सुनता उसे पुराना समझा जाता था। आज से प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव होगा। अब आप सुनेंगे होल्म ऑब्जर्वेशन, जिसे मैं होस्ट करूंगी। इसमें किंगडम की बड़ी घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। आप सबको पता है कि प्रिंस पैट्रिक किंग फेल्टिस की मौत के बाद दुख में चल बसे, लेकिन असल में हुआ क्या था? इस प्रोग्राम में हम आपको सच के करीब ले जाएंगे। ऑस्टिन पहले आराम से सोफे पर टिका हुआ था, लेकिन ये सुनते ही सीधा बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। होल्म ऑब्जर्वेशन अभी सिर्फ शक के स्तर पर बात कर रहा था। गवाहों से बात करके ये दिखाया जा रहा था कि प्रिंस कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था। अचानक गिरने की कोई वजह नहीं थी। नाइटिंगेल सीधे कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन इशारा साफ था। चर्च को प्रिंस पसंद नहीं था क्योंकि वो मैजिक और एल्केमी के करीब था। ऑस्टिन ने गहरी सांस ली। पार्लियामेंट में लिबरल्स की बातें उसे याद आईं। जितना वो सोचता उतना शक बढ़ता गया। एक हफ्ते पहले ही प्रिंस ने गैदरिंग रखी थी। हालत पहले जैसी ही थी और किंग से उसका रिश्ता तो पहले से ही खराब था। फिर वो दुख से कैसे मर सकता है? इतनी हिम्मत! क्राउन प्रिंस को मार दिया। ऑस्टिन बुदबुदाया और टहलने लगा। तभी जैसे ही उसने खिड़की की तरफ पीठ की, दो साये अंदर कूदे और उस पर टूट पड़े।
वो सिर्फ एक साधारण नाइट था, जल्दी ही काबू में आ गया। कौन हो तुम? एक नोबल पर हमला करने की हिम्मत, नाइट वॉचर्स? ऑस्टिन ने उनके काले ग्लव्स देख लिए। सीधे नोबल को पकड़ रहे हो? चर्च और नोबल्स के समझौते का उल्लंघन कर रहे हो। जूलियाना खिड़की से अंदर आई। उसकी आंखें ठंडी थीं। चर्च कमजोर हो गया है। अब भगवान की महिमा की रक्षा हम करेंगे। ऑस्टिन ने तुरंत समझ लिया कि ये कट्टर लोग हैं। उसने कहा, तुम चर्च और नोबल्स को लड़ाना चाहते हो? इससे चर्च ही कमजोर होगा। जूलियाना की आवाज और ठंडी हो गई। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं रोका तो ये हमारी परीक्षा है। अगर तुम्हारे जैसे सॉर्सरर्स के समर्थक नोबल्स को खत्म करने से बाकी नोबल्स विरोध करते हैं तो इसका मतलब है वो भी भ्रष्ट हैं। उसने हाथ बढ़ाया, ऑस्टिन के माथे पर रखा। नरक में पछताओ। तुम्हारी हिम। होली लाइट चमकी और उसका सिर आर पार हो गया। खून तक नहीं गिरा, सब भाप बन गया। जूलियाना ने हाथ समेटा और शांत स्वर में कहा, जो किया उसका कारण लिखो। इंक्विजिशन को भेजो और पार्लियामेंट ऑफ नोबल्स को भी। हम भगवान की इच्छा से सजा देते हैं, छुपते नहीं। समझ गए? बाकी नाइट वॉचर्स एक साथ बोले। रॉयल मैजिक टावर में लूसियन ने अंत में नताशा को चेतावनी दी। सर्द से सावधान रहना, पता नहीं वो क्या खेल खेल रहा है। नताशा ने धीमे स्वर में कहा, अगर वो नॉर्थ चर्च की तरह वर्ल्ड ऑफ सोल से प्रभावित है तो शायद वो यहां की पैरिशेस को अलग करके खुद पोप बनना चाहता हो। लूसियन ने सिर हिलाया। इतना सीधा मत सोचो। सर्द बहुत चालाक है। साउथ चर्च दूसरी बार बंट नहीं सकता और वो अभी नया है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ये सब कर सके। उसके हाल के कामों से धोखा मत खाना। नताशा ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं उसका असली मकसद समझने की कोशिश करूंगी। फिर उसने जोड़ा, तुम भी सावधान रहना। क्लेंजिंग लिस्ट में तुम सबसे आसान टारगेट हो। लूसियन हल्का मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास कांग्रेस रिंग है। नताशा ने मजाक किया। हाँ, सबको पता है तुम्हारे पास लेजेंडरी आइटम है। मैं भी लेवल 8 पहुंचते ही एक ले लूंगी और शील्ड ऑफ ट्रूथ भी ले आऊंगी। फिर देखना, सबसे मजबूत डिफेंस, सबसे तेज अटैक। वो जानती थी माहौल भारी हो गया है, इसलिए उसने हल्का कर दिया। सुबह होते ही ड्यूक रेक्स गुस्से में रेडियंस चर्च पहुंचा। सेंट सर्द, मुझे जवाब चाहिए, उसने लाइब्रेरी में कहा। नाइट वॉचर्स ने बिना क्वीन और पार्लियामेंट की इजाजत एक बैरन को मार दिया। इससे नोबल्स का भरोसा टूटेगा। सर्द शांत था। मुझे अभी पता चला है, मैं इंक्विजिशन से कार्रवाई करवाऊंगा। कुछ कट्टर लोग हैं, उनके कारण रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। रेक्स थोड़ा शांत हुआ। अगर सख्त सजा दी गई तो चर्च समर्थक नोबल्स को संभाल लेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले नोबल्स को मनाना मुश्किल होगा। और क्वीन, अगर शुरुआत में ही ऐसा हुआ तो वो हमसे दूर हो सकती हैं। सर्द ने सिर हिलाया। मैं 2 साल में पैरिश को संभाल लूंगा। तब तक नोबल्स भी सावधान रहें और अगर एक्सट्रीमिस्ट्स दिखें तो मुझे बताएं। फिर उसने कहा, एक रिपोर्ट बनाओ, मैं पोप को भेजूंगा। आखिरकार पनिशमेंट के लिए उसकी मंजूरी जरूरी है। रेक्स ने सहमति दी और चला गया। जैसे ही वो गया, सर्द ने लिस्ट उठाई। उसने मुस्कुराते हुए जूलियाना का नाम उंगली से मिटा दिया। फिर लिखना शुरू किया। हाल की घटनाओं के कारण क्लर्जी और नाइट वॉचर्स में कट्टर लोग बढ़ गए हैं। कुछ मानते हैं कि चर्च कमजोर है, कुछ समझौता चाहते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी ऑक्टेव की है, उसे बदला जाएगा। नेक्सोपलस में नताशा सब सुन रही थी, चेहरा बिल्कुल शांत। जब रेक्स ने चर्च का फैसला बताया तो उसने कहा, कट्टर लोग हर जगह होते हैं। अगर चर्च सच्चाई दिखाए तो नोबल्स मान जाएंगे। रेक्स ने राहत की सांस ली। आप बहुत समझदार हैं, योर मैजेस्टी। जाते जाते नताशा ने अचानक पूछा, रिपोर्ट में लिखा है कि बैरन ऑस्टिन अरकाना वॉइस सुन रहा था और उसमें ये इशारा था कि ड्यूक रेक्स ने प्रिंस को मारा। इस पर क्या कहना है? रेक्स तुरंत बोला, ये कांग्रेस की अफवाह है, कोई सबूत नहीं। नताशा ने भौं उठाई। तुमने प्रोग्राम सुना? रेक्स थोड़ा अटका। नहीं, इंटेलिजेंस ने बताया। नताशा ने सिर हिलाया। अगली बार सीधी रिपोर्ट मुझे देना, रेक्स ने जल्दी से कहा। आप व्यस्त थीं, इसलिए मैंने छांटकर भेजा। अब से सब सीधा आएगा। ठीक है, जा सकते हो। जैसे ही रेक्स बाहर गया, नताशा का चेहरा सख्त हो गया। एलन के मैजिक टावर में लूशियन 33rd फ्लोर पर पहुंचा। लिफ्ट से निकलकर वो फर्नांडो के डेमीप्लेन थंडर हेल में गया। फर्नांडो के बाल बिखरे हुए थे। साफ था कि रिसर्च आसान नहीं चल रही। उसने लूसियन को देखा, आंखें लाल थीं। सही समय पर आए हो। इटर्नल ब्लेज इस्तेमाल करते वक्त कैसा महसूस हुआ बताओ?
फिर उसकी नज़र लूसियन के हाथों पर गई। तुम फिर से नए पेपर्स लाए हो? चैप्टर 516 सपोर्ट। लूसियन अपने शिक्षक के जटिल भाव साफ महसूस कर सकता था। उसने अपने कागज आगे बढ़ाए और कहा, इसमें कुछ भी दुनिया उलट देने वाला नहीं है। बस मिस्टर डगलस के लाइट स्पीड वाले एक्सपेरिमेंट और उससे जुड़े रिलेशन को समझाने की कोशिश है। कुछ बातें पहले कुछ आर्कनिस्ट्स ने भी सोची थीं। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यही था जो लूसियन अपने शिक्षक को धीरे धीरे तैयार करने के लिए लाया था। फर्नांडो अब भी शक में था, लेकिन उसने कागज ले लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके चेहरे का भाव बदलता गया। लूसियन खुद को रोक नहीं पाया। सर, सब ठीक है? फर्नांडो हल्का मुस्कुराया। इस महीने दूसरी बार ऐसा कुछ पढ़ रहा हूं। लूसियन थोड़ा चौंका। किसी ने ऐसा पेपर पहले ही दिया, लेकिन आर्काना रिव्यू बोर्ड में मुझे कुछ नहीं मिला। फर्नांडो ने कागज नीचे रखा। अब उसका मूड पहले से बेहतर था। मिला कैसे? उसने अभी सबमिट ही नहीं किया। पहले मुझे दिखाया, मेरी राय लेने। कौन? लूसियन ने पूछा। ओलिवर। 3 साल पहले फ्लोरेंसिया से उसकी शर्त लगी थी। तभी से काम कर रहा था। नया डायमेंशन एक्सप्लोर करने में डिले हो गया, पर आखिर उसने पूरा इक्वेशन बना लिया। उसका कहना है, अगर ईथर को रेफरेंस माने तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे लाइट स्पीड हर दिशा में सेम लगती है। डगलस का एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाता है। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है ना? लूसियन ने सिर हिलाया। हां, लेकिन उसने सबमिट क्यों नहीं किया? फर्नांडो ने कहा, क्योंकि उसे लगा कुछ मिसिंग है। वो कारण नहीं समझ पाया। नई दिशा मिली पर आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए मेरे पास आया। तो आपकी राय? फर्नांडो ने होंठ भींचे। सोच साफ नहीं है उसकी, डगमगा रहा है। लेकिन मैं भी असली कारण नहीं बता पाया। मैंने उसे कहा, तुमसे बात करे, तुम अलग सोचते हो। फिर उसने लूसियन को ध्यान से देखा, हल्की चालाक मुस्कान के साथ। लेकिन तुम अचानक ईथर इस्तेमाल करने लगे? मुझे नहीं लगता। और ये लेंथ कंट्रैक्शन वाला हिस्सा, इसमें दिक्कत है? तो बताओ, असल में क्या कर रहे हो? लूसियन चुप रहा। फर्नांडो ने सीधा कहा, तुम और आगे जा चुके हो। ये पेपर बस हमें तैयार करने के लिए है। असली पेपर निकालो। लूसियन ने उसकी आंखों में देखा, वही भरोसा, वही सच्चाई। लेकिन क्या वो सीधे स्पेशल थ्योरी दे दे? फर्नांडो ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? सोच रहे हो मैं सह नहीं पाऊंगा? अरे, लाइट क्वांटम, एनर्जी क्वांटम सब देख चुका हूं। दिमाग अब नहीं फटेगा मेरा। लूसियन को पिछली बार की हालत याद थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा सोचकर उसने धीरे कहा, मुझे लगता है मैटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, स्पेस खुद से कुड़ता है। स्पेस कॉन्ट्रैक्शन। फर्नांडो बुदबुदाया, दिलचस्प। स्पेस को नए नजरिए से देखना होगा। लूसियन आगे बोला, अगर ईथर को हटा दें और सिर्फ डगलस का एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखें, तो एक बात माननी पड़ेगी, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, सोर्स के मोशन से फर्क नहीं पड़ता। फर्नांडो का हाथ ठुड्डी पर चला गया। अगर ऐसा है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, पेपर 2। लूसियन ने जोड़ा, एक और कंडीशन है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। फर्नांडो ने सिर हिलाया। बस 2 ही? ठीक है, कम असम्पशंस, ज्यादा लॉजिक, बिल्कुल तुम्हारा स्टाइल। फिर उसने कलम उठाई और खुद इक्वेशंस निकालना शुरू किया। शुरुआत आसान थी। एक ग्रैंड आर्कनिस्ट के लिए यह मुश्किल नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी कलम हवा में रुक गई। स्याही की एक बूंद टपकी और फैल गई। अचानक पूरा थंडर हेल बदल गया। आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी। फर्नांडो ने सिर उठाया। उसकी आंखों में साफ झटका था। लूसियन चुपचाप देखता रहा। फर्नांडो ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं, फिर से लिखना शुरू किया। जैसे जैसे इक्वेशंस आगे बढ़े, कमरे में अजीब बदलाव होने लगे। स्केल, किताबें जैसे हल्का सिकुड़ रहे हों। घड़ी धीमी चलने लगी। लूसियन ने आंखें बंद कीं और अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाई। सब सच था। बहुत छोटा बदलाव, पर असली। फर्नांडो का कॉग्निटिव वर्ल्ड असली दुनिया को छू रहा था। यही था एक लेजेंडरी सॉर्सरर की ताकत। कुछ देर बाद फर्नांडो ने कलम रख दी। वो आखिरी रिजल्ट को देखता रहा, फिर खुद पर हंस पड़ा। मुझे लगा था दुनिया को समझता हूं, लेकिन गलत था। स्पेस, टाइम दोनों वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। टाइम स्पीड पर डिपेंड करता है। उसने ऊपर देखा। अगर ये मैंने खुद ना निकाला होता तो तुम्हें खूब सुनाता। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन अभी प्रूफ चाहिए, वरना ये बस थ्योरी है। लूसियन ने कहा, हम इसे पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर सकते हैं।
जब पार्टिकल्स तेज होते हैं उनका मास बढ़ता है, इसलिए उनका पाथ बदलता है। उसने अपने छात्रों के डेटा समझाए। अगर हम फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करें और पार्टिकल्स फील्ड से बाहर न जाएं, तो ये थियोरी इनडायरेक्टली प्रूव हो सकती है। फर्नांडो तुरंत उठा और लैब में एक्सपेरिमेंट करने लगा। कुछ समय बाद उसने सबसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स हासिल कर लिए। वो धीरे से बोला, लूशियन, तुम्हारे अरकाना वॉइस में तुमने आउटलुक की बात की थी, दुनिया को देखने का तरीका। लूशियन चुप रहा। फर्नांडो मुस्कुराया। अब समझ आया, स्पेस को समझना भी उसी का हिस्सा है, इसलिए वो हंसा। तुम्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ 3 आउटलुक्स कहना चाहिए। लूशियन का चेहरा हल्का सा खिंच गया। फर्नांडो ने उसे ध्यान से देखा। मैं बच गया क्योंकि मैंने तुमसे सीखा, लेकिन बाकी लोग, खासकर डगलस, धीरे धीरे बताना, एकदम से दोगे तो मुश्किल हो सकता है। लूशियन ने हल्का सा कहा, मैंने कभी सीधे देने का सोचा ही नहीं था। फर्नांडो ने अनदेखा किया। पहले ओलिवर से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों तक। फिर वो बोला, वैसे तुम्हारा अरकाना लेवल अब 7 है। ये पेपर तुम्हें 8 तक ले जाएगा, लेकिन अब मैजिक लेवल बढ़ाओ, ग्रैंड आर्कनिस्ट बनना बस समय की बात है। उसने अपना पेपर लूशियन को दिया। देखो, कुछ छूटा है क्या? लूशियन ने देखा और मुस्कुराया। सर, एक चीज मिसिंग है। उसने कलम उठाई और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। फर्नांडो ध्यान से देखता रहा। उसका बार बार बदलता रहा। फिर आखिरी फॉर्मूला सामने आया, E=mc²। बाहर आसमान में बिजली चमकी। पूरा डेमीप्लेन रोशनी से भर गया। फिर जोरदार गरज हुई। फर्नांडो की आवाज कांप गई एक्साइटमेंट से। समझ गया? मास और एनर्जी एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए इतनी हाई टेम्परेचर पॉसिबल है। वो हंस पड़ा, जैसे उसे नई दिशा मिल गई हो। अब उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। होली सिटी लॉन्स में ब्राइट हॉल के अंदर कार्डिनल सार्ड की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे। होम के प्रीस्ट्स और नाइट वॉचर्स भरोसेमंद नहीं हैं, सेंट मेलमैक्स ने कहा। बाकी सब चुप रहे। बेनेडिक्ट II ने ठंडे स्वर में कहा, अभी युद्ध नहीं करना। सर्द जैसा कह रहा है वैसा करो। पनिशमेंट दो और रेड रोब्स को इकट्ठा करो। सबने सहमति दी। रेडियंस चर्च में सर्द ने जवाब पढ़ा, हल्की मुस्कान के साथ। उसकी उंगलियां कागज पर चलीं और अंत में एक नाम उभरा, जूलियाना। लेकिन उसकी सजा हल्की थी। बाकी 2 को मौत। ऑक्टेव को बुलाओ, उसने कहा। कुछ देर बाद ऑक्टेव बाहर निकला। उसका चेहरा काला पड़ा था। उससे उसकी पोजीशन छीन ली गई थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। चर्च कमजोर हो रही थी। 20 जून, अंतिम संस्कार के बाद, नताशा ने जेम्स, रसल और हेंसन से मुलाकात की। चर्च ने सजा तय कर दी है, उसने शांत स्वर में कहा। जेम्स नाराज था। सिर्फ नाइट वॉचर्स? ये काफी नहीं है। नताशा ने सीधे कहा, गलती चर्च की है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी है। अभी के लिए ये सही है। जेम्स थोड़ा निराश हुआ। जैसा आप चाहें। वे चले गए। रास्ते में रसल बोला, वो चर्च के साथ बड़ी हुई है, थोड़ा झुकाव होना स्वाभाविक है। जेम्स धीमे बोला, मुझे डर है, ये बस शुरुआत है। तभी एक नाइट आया। योर मैजेस्टी होम रॉयल मैजिक टावर जा रही हैं। क्या? मैजिक टावर के अंदर नताशा खिड़की से शहर देख रही थी। फिर उसने कहा, अगर वो एक्सट्रीम नाइट वॉचर्स नहीं होते तो मुझे यहां आने का मौका ही नहीं मिलता। कमिल ने उसे देखा। तुम सिर्फ इसी वजह से आई हो? नताशा गंभीर हो गई। मैंने अंकल के बाल और फ्लैश कलेक्ट किए हैं। टेस्ट करेंगे, पता चलेगा क्या हुआ था। फिर कुछ देर बाद उसका चेहरा थोड़ा नरम हुआ। मैं हमेशा लूसियन का बर्थडे मिस करती रही, लेकिन इस बार नहीं। वो सोचने लगी कि क्या गिफ्ट दे। चलते चलते उसने देखा कि कैमिल उसे देख रही थी। क्या हुआ? आईने में देखो। नताशा ने देखा। आईने में उसका चेहरा हल्का लाल, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। वो खुद चौंक गई। मैं अलग लग रही हूं, कमिल ने शांत आवाज में कहा। तुम लूशियन एवंस से प्यार करने लगी हो। क्या? चैप्टर 517, द प्रेपरेशन। कमिल का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी साफ दिख रही थी। उसने सीधे कहा, जब भी तुम उसे देखती हो तुम खुश हो जाती हो। तुम दोनों बहुत बातें करते हो, लेकिन अगर बात न भी हो तब भी अच्छा लगता है। बस साथ होना ही काफी है, और तुम हर बात में उसका नाम लेती हो। तुम चाहती थी कि वो लड़की बन जाए। ये नॉर्मल है। उसके लिए तुमने नाइट वॉचर्स को नहीं रोका। उसके लिए तुमने खतरे उठाए, अपनी जिम्मेदारियां तक साइड में रख दी। तुमने प्रिंस ड्रैक्युला का ध्यान भटकाया, उसे डेमीगॉड लिच से बचाया।
और तुम खुद को उसका दोस्त कहती हो? नताशा पूरी तरह हिल गई। लेकिन वो तो आदमी है। मैं किसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। कमिल की नीली आंखें उसे देखती रहीं जब तक नताशा खुद असहज महसूस करने लगी। सही है, तुम नाइट हो, अपने दोस्तों की मदद करती हो, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा था? तुम पहले प्यार कर चुकी हो, तुम्हें फर्क समझ आना चाहिए। नताशा बेचैन होकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। अचानक वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको! कमिल घबरा गई। उसे डर था कि कहीं नताशा कुछ गलत कदम न उठा ले। उसने आवाज नरम की, नताशा, प्यार किसी भी रूप में आ सकता है। तुम हमेशा यही कहती थी, है ना? पहले तुम एक लड़की से प्यार में थी, इस बार एक लड़का है। घबराओ मत। लेकिन नताशा धीरे धीरे मुड़ी और उसके चेहरे पर जो था वो खुशी थी। उसकी आंखें नरम हो गई थीं, गाल हल्के लाल और होठों पर एक सच्ची मुस्कान। उस पल वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमिल कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे लगा नताशा बदल गई है। डेमीगोड लिच के बाद से नताशा अक्सर उलझन में रहती थी, लेकिन अब जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया हो, उसकी आंखों में अब साफ इरादा था। नताशा मुस्कुराई, आंट कमिल, चिंता मत करो, मैं अपनी खुशी के लिए खुद लड़ूंगी। कमिल थोड़ा उलझ गई। क्या? इतनी जल्दी उसने ये सब मान लिया? नताशा ने मुट्ठी भींच ली। मैं नाइट हूं, समस्या से भागती नहीं, उसे हल करती हूं। उसकी आवाज और मजबूत हो गई। मेरा विश्वास है, आगे बढ़ते रहना, हमेशा। मैं हर रुकावट तोड़ दूंगी। वो क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी, उसे जीतूंगी। ये नताशा का ऐलान था। कमिल को ये जवाब कुछ हद तक उम्मीद था। नताशा ने जेब में हाथ डाला। अंदर छोटा सा लॉरल बॉक्स था, गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी का गॉडहुड। उसने फैसला कर लिया था, इस बार वो खुद आगे बढ़ेगी। लूसियन को एवंस फ्रीजिंग रे का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद उसका क्रिएटर था। अपनी तेजी से बढ़ती स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने के बाद उसने उस स्पेल का स्ट्रक्चर अपने सोल में बना लिया और अब वो 7th सर्कल सॉर्सरर बन चुका था। खिड़की खोलकर जब उसने धूप में चमकते बगीचे को देखा, उसका दिल हल्का और खुश था। वो और मजबूत हो रहा था। दुनिया की स्थिति अभी थोड़ी स्थिर थी और जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी उसके पास आ गई थी। मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन चीजें सही दिशा में जा रही थीं। उसका मोनोकल हल्का गर्म हुआ। किसी का संपर्क आ रहा था। उसने उसे एक्टिवेट किया। लूसियन, पता है मैं अभी कहाँ हूं? नताशा की आवाज आई। लूसियन मुस्कुराया, एलन में तो नहीं हो सकती। हाँ, मैं होल्म रॉयल मैजिक टावर में हूं, नताशा ने गर्व से कहा। लूसियन थोड़ा चौंका। होल्म रॉयल मैजिक टावर? चर्च की परवाह नहीं, वो रिएक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे यहां लिबरल्स को संभालना है। गलती चर्च की थी, उन्हें ही समझना होगा मरीना, नताशा ने आधा मजाक आधा रानी वाले अंदाज में कहा। लूसियन के मुंह से निकला, तो 25 जून को तुम फ्री हो? नताशा ने भी साथ ही पूछा। दोनों रुक गए, फिर हल्का हंस दिए। इस दुनिया में बर्थडे एक दिन नहीं, बल्कि पिछली रात से अगली सुबह तक चलता था। लूसियन ने थोड़ी सहलाई, मुस्कान और गहरी हो गई। क्वीन पूछे तो मैं हमेशा फ्री हूं। ठीक है, 25 जून को होम रॉयल मैजिक टावर में। मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, नताशा ने खुशी से कहा। इतने सालों से जानती हूं तुम्हें, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कॉल खत्म होते ही लूसियन कमरे में टहलने लगा। उसके अंदर उत्साह भर गया था। उसने हवा में मुट्ठी घुमाई। एक कदम और, उसने खुद से कहा। वो बैठ नहीं पा रहा था। दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे लग रहा था कि नताशा के दिल में भी कुछ है। शायद अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। उसने एक प्लान लिखना शुरू किया। टारगेट, उस लड़की के साथ होना जिससे मैं प्यार करता हूं। स्टेप 1, अच्छे इंग्रेडिएंट्स तैयार करना और चाइनीज डिशेस बनाना। स्टेप 2, पहले पहुंचकर जगह को रोमांटिक बनाना, कैंडल्स, पियानो, वाइन। स्टेप 3, बातचीत को दिशा देना और नताशा की प्रतिक्रिया देखना, आगे बढ़ना, साफ बोल देना या थोड़ा रुकना। स्टेप 4, अगर उसे पसंद नहीं आया तो पीछे हटना लेकिन हार नहीं मानना। अगर वो अनश्योर रही तो कनेक्शन मजबूत करना और सही मौका पकड़ना। नोट्स, नताशा को स्वीट और जूसी डिशेस पसंद है, थोड़ा स्पाइसी भी चलेगा। पियानो और वायोलिन तैयार रखना, रोमांटिक म्यूजिक, लेकिन फॉर सिल्विया और एक्सिडस बिल्कुल नहीं। पॉसिबल क्वेश्चंस पहले से तैयार करना। लूसियन ने सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट की तरह लिखा, बार बार पढ़ा। कुछ छूट तो नहीं गया। फिर उसने सोचा, अगर सब सच में हो गया तो?
उसने अपने हाथ और सीने की मसल्स महसूस की, नाइट जितनी मजबूत नहीं थी। वो हल्का सा भौहें चढ़ाकर बोला, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। 10 मिनट बाद वो एलन एडवांस्ड आर्काना लाइब्रेरी में था। चेहरा हल्का लाल, गला सूखा हुआ। उसने अल्केमिकल लाइफ से कहा, मुझे पिंक बुक चाहिए। नताशा ने रॉयल फैमिली के सॉर्सरर्स से मिलने के बाद आराम का बहाना बनाया और टावर के ऊपर चली गई। लेकिन उसके कदम हैथवे के डेमी प्लेन की तरफ जा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की मीठी मुस्कान थी। उसका हाथ जेब में उस लॉरल बॉक्स को छू रहा था। उसके मन में उम्मीद थी, अगर वो रिंग पहन ले तो उनके बीच की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। लूसियां अच्छा दिखता है। अगर वो लड़की होता तो जरूर बहुत खूबसूरत होता। उसे अपनी गर्ल का ध्यान रखना होगा, कहीं कोई और न छीन ले। वो यही सोच रही थी। लेकिन तभी उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। उसकी मुस्कान थोड़ी जम गई। वो था पेल जस्टिस। उसे लूसियां की आवाज याद आई, मैं एक आदमी हूं। यादें अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। वो काले बालों वाला युवा, जिसकी प्रतिभा सबको चौंका देती थी। वो सज्जन, जिसके साथ वो घंटों बिना थके बात कर सकती थी। वो इंसान, जिसने खतरों में भी उसे अपनी पीठ से नीचे नहीं उतारा। वो खोजी, जिसने अपने सपनों के लिए ऑल्टो छोड़ दिया। वो चालाक सॉर्सरर जो हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेता था। वो उसका नाइट था, जो उसका ख्याल रखता था, उसे चढ़ाता था और उसके सामने खड़ा रहता था। नताशा कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ मुड़ी और अंदर जाने से पहले ही वापस चली गई। लॉरल बॉक्स अब उसके स्टोरेज पाउच के सबसे नीचे चला गया था। चैप्टर 518 बर्थडे गिफ्ट। 25 जून था। सूरज उतना ही चमक रहा था जितना इस वक्त नताशा का मूड। वो हल्की खुशी भरी आवाज में शीशे के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा और कपड़े ठीक कर रही थी। प्यार के मामले में वो नई नहीं थी। सिल्विया के साथ उसके कई ऐसे डेट रह चुके थे, इसलिए स्कर्ट, चौड़ी टोपी, ईयरिंग या नेकलेस उसे अजीब नहीं लगते थे। उसने आसानी से एक नाजुक काली ड्रेस चुन ली, जिसके किनारे हल्के फूले हुए थे, जैसे रात का रहस्य और अनजाने का आकर्षण। ना ये ज्यादा ओवर है कि लूसियन डर जाए, ना इतना सख्त कि बिल्कुल जान ही न लगे। नताशा ने हल्के से घूमते हुए खुद को देखा और संतोष से कहा, ये ड्रेस होम की सख्त स्टाइल जैसी भी नहीं थी और ना ही ट्रिया की खुली स्टाइल जैसी, बल्कि ऑल्टो की उस संतुलित खूबसूरत स्टाइल में थी। गला थोड़ा नीचे था, जिससे उसकी साफ नाजुक त्वचा हल्की दिख रही थी, लेकिन झुकने पर भी कुछ गलत नहीं दिखता था। ड्रेस की कटिंग भी कमाल की थी। उसकी लंबी गर्दन, उभरी हुई छाती और पतली लेकिन मजबूत कमर को सबसे अच्छे तरीके से दिखा रही थी। उसमें एक अलग ही औरत वाला आकर्षण था। नताशा ने खुद को गौर से देखा और मुस्कुराई। सिल्विया हमेशा मेरे फिगर से जलती थी, न ज्यादा पतली न ज्यादा भारी। लूसियन तो देखकर हैरान रह जाएगा। उसे अपने ऊपर भरोसा था, लेकिन जब से उसने लूसियन के जेंडर चेंज वाले मजाक को छोड़ दिया था, उसे एहसास हुआ उसने कभी उसके सामने अपनी औरत वाली छवि दिखाई ही नहीं। उसे नहीं पता था कि लूसियन उसे लड़की मानता है या बस दोस्त, इसलिए आज वो ये छवि बदलना चाहती थी। क्वीन नताशा पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसका लक्ष्य साफ था और वो सीधे आगे बढ़ती थी। एलन में, लूसियन के मैजिक टावर में। ताज़ा बने चीनी खाने के कई ट्रे टेबल पर रखे थे, लेकिन उनमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी, क्योंकि उन पर प्रिजर्वेशन मैजिक लगा था। लूसियन ने एप्रन उतारा, शीशे के सामने गया और हल्की धुन गुनगुनाते हुए खुद को देखने लगा। ठीक है, प्लान के हिसाब से चलना है। थोड़ा स्टाइल बदलना होगा, नताशा को नया एहसास देना है। अब सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं दिखना। उसका काला कोट हल्का बदलकर एक काले क्लोक जैसा हो गया था। अंदर सफेद शर्ट, काला वेस्ट कोट और ढीला सा बोटाई। पैंट सीधी और साफ। जूते चमक रहे थे। मर्दों के कपड़े आसान होते हैं, लेकिन ये छोटा बदलाव ही काफी था। पहले वो शांत और थोड़ा सख्त लगता था, अब उसमें एक नई गर्मजोशी और आत्मविश्वास था। मोनोकल पहनकर उसने अपने बाल सेट किए, फिर खुद को देखकर थोड़ा रुका। बाल कान तक आ गए थे। क्या मुझे छोटे बाल करवा लेने चाहिए या मूंछ रखनी चाहिए? फिर खुद ही हंस पड़ा, ये तो नताशा को पसंद होगा। अगर मैं खुद को बहुत मर्दाना बना लूंगा तो उल्टा असर होगा। उसने खाना पैक किया, बैग में रखा। फिर अचानक याद आया, अरे! उसने जल्दी से एक पुदीने की टॉफी उठाई और खा ली। सांस फ्रेश रखनी है। उसने मुस्कुरा हुए खुद को पंच किया, चल कर ले। नताशा भी तैयार हो चुकी थी। हल्का मेकअप, नया हेयर स्टाइल, बस। फिर उसने अपने बैग से अलग अलग फ्लेवर की टॉफियां निकालीं। कौन सा फ्लेवर? थोड़ा सोचा, फिर वायलेट फ्लेवर चुना, लूसियन की पसंद याद करते हुए। सब तैयार था।
वो निकलने ही वाली थी, तभी उसे सिल्विया की बात याद आई। लूसियन ने पहली बार उसे देखते ही उसकी टांगों और सिल्क स्टॉकिंग्स को घूरा था। नताशा ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद उसे ये पसंद है। वो अलमारी की तरफ गई, काले सिल्क स्टॉकिंग्स और गाटर निकाले। सोफे पर बैठकर उसने एक एक करके पहनना शुरू किया। उसकी टांगें धीरे धीरे काले, धुंधले रेशम में ढकती चली गईं। खड़ी होकर उसने खुद को देखा। परफेक्ट, उसने बिना झिझक के खुद की तारीफ की। फिर शीशे में खुद को देखा। हल्की घबराहट थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुट्ठी बांधी। नताशा, तुम कर सकती हो। लूसियन लिफ्ट की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसे याद आया। फूल। उसने जल्दी से अपने गार्डन से वायलेट फूल तोड़े। कम से कम दिल तो दिखेगा। फिर जल्दी से निकल पड़ा। रास्ते में उसके स्टूडेंट्स मिल गए। मास्टर, आज आपका बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करने वाले थे। लूसियन थोड़ा असहज हुआ। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, तुम लोग कल आ जाना। लड़कियां मुस्कुरा रही थीं। मास्टर का स्प्रिंग आ गया है। बाकी लड़के अभी भी समझ नहीं पाए। होम रॉयल मैजिक टावर। नताशा अंदर आई, जल्दी से सब औपचारिक बातें खत्म की, फिर गहरी सांस ली। मैं जा रही हूं। इतना युद्ध जैसा मत बना, कैमिल ने कहा। ठीक है। नताशा ने हल्की मुस्कान डाली और लूसियन के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। दोनों एक पल के लिए रुक गए। लूसियन ने उसे इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। नताशा ने भी उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। अंदर नहीं बुलाओगे? उसने मुस्कुराकर कहा। लूसियन संभला, रास्ता दिया। कमरे में हल्की रोशनी, मोमबत्तियां, पियानो, टेबल पर खाना। पूरा माहौल नरम और रोमांटिक था। नताशा बैठ गई। लूसियन ने शैंपेन डाली। 8 साल बाद आखिर हम साथ में मेरा बर्थडे मना रहे हैं। नताशा ने ग्लास उठाया। हैप्पी बर्थडे लूसियन। दोनों ने हल्का घूंट लिया। लूसियन अपने प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक नताशा खड़ी हो गई। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लूसियन चौंका। क्या? वो उसके पास आई और बिना रुके झुककर उसका चेहरा पकड़ लिया। लूसियन कुछ समझ पाता उससे पहले उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए। गरम, नरम और सीधा दिल तक पहुंचने वाला एहसास। नताशा की सांसों में वायलेट की मिठास थी। उसकी जीभ उसके अंदर आई जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लूसियन का दिमाग खाली हो गया। उसने बस उसे पकड़ लिया और खुद को उस पल में छोड़ दिया। कुछ देर बाद नताशा पीछे हटी। उसके होंठ हल्के कांप रहे थे, आंखें धुंधली थीं। उसने धीमी भारी आवाज में पूछा, मेरा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? चैप्टर 519 द पेस ऑफ अ नाइट। मेरा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? नताशा की आवाज हल्की भारी थी। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। अंदर कहीं गहरी बेचैनी फैल रही थी। क्या लूसियन को ये पसंद आया? क्या वो इसे स्वीकार करेगा? वो एक रानी थी, एक बहादुर नाइट, लेकिन इस पल में शांत रहना आसान नहीं था। जितना वो बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रही थी, अंदर से उतनी नहीं थी। अगर वो मना भी कर दे, तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन मैं उसे अपना बना ही लूंगी। नताशा ने खुद को संभाला, खुद को हिम्मत दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी का हाथ उसकी कमर और पीठ पर आ गया है। फिर लूसियन की गहरी आवाज सुनाई दी, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन उसकी पीठ पर हाथ अचानक कस गया। नताशा बिना तैयार हुए थोड़ा आगे झुक गई और उसने लूसियन की आंखों में देखा। उनमें जैसे तूफान उठ रहा था। लेकिन ये काफी नहीं है। नताशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके होंठ फिर से बंद हो गए। इस बार लूसियन ने उसे चूमा। उसकी सांसें गर्म थीं, होंठ और गहरे और ज्यादा बेकाबू। उसकी जीभ सीधा अंदर आई, जैसे अभी अभी मिले उस साहसी जवाब को ढूंढ रही हो। नताशा को समझ आ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर जैसे रोशनी भर गई हो। लूसियन का ये चुंबन उसके दबे हुए जज्बातों का विस्फोट था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी हिचक भी थी। क्या ये सच में कुछ मतलब रखता है, या बस एक गिफ्ट था? कहीं वो गलत तो नहीं समझ रहा? उम्मीद, डर, बेचैनी, सब मिलकर एक अजीब सा एहसास बन गए थे। धीरे धीरे लूसियन रुका, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो। और तभी नताशा की जीभ ने उसकी जीभ को पकड़ लिया। इस बार वो और भी मजबूत थी, मीठी भी, जैसे उसे पीछे धकेलना चाहती हो। साथ ही उसके दोनों हाथ लूसियन के सिर को पकड़ चुके थे। बस जवाब मिल गया। उनका चुंबन और गहरा होता गया। वक्त कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। आखिर वो अलग हुए। लूसियन कुछ बोलने ही वाला था कि नताशा, जिसका चेहरा लाल हो चुका था, मुस्कुराकर बोली, लूसियन,
तुम जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे लगते हो। उसकी जीभ हल्के से उसके होठों पर फिसली। लूसियन थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन यही तो नताशा थी और इसी वजह से वो उसे पसंद करता था। नताशा की सांसें तेज थीं। जब मैंने अपने मन का डर तोड़ा तब समझ आया कि मैं बहुत पहले से तुमसे प्यार करती हूं। नहीं लूसियन, मैं साफ साफ कहना चाहती हूं। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं चाहती हूं कि हम साथ रहें पूरी जिंदगी, जब तक मौत हमें अलग ना करे। नताशा को पता था कि प्यार का इजहार तभी करना चाहिए जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हों, वरना वो डर बन जाता है या फिर सिर्फ लालच। लूसियन को अचानक लगा कि उसका पूरा प्लान बेकार गया। उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। नताशा ने सब पहले ही कर दिया, लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था। उसने नताशा की आंखों में देखा, आवाज संभालते हुए बोला, नताशा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। पता नहीं कब से तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऑल्टो से लौटते वक्त मुझे समझ आया कि मैं क्या चाहता हूं। इतने सालों से मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें पाना चाहता था। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। नताशा मुस्कुराई। वो एहसास, जब जिसे तुम प्यार करते हो वो भी तुम्हें प्यार करे, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। वो झुकते झुकते थक गई थी, इसलिए वो सीधे लूसियन के कंधे पकड़कर उसकी गोद में बैठ गई। फिर उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। लूसियन तुरंत बोला, ये नॉर्मल रिएक्शन है। थोड़ी ऑकवर्ड स्थिति बन गई। नताशा को तुरंत समझ आ गया। उसने हल्का सा हिलकर उसे छेड़ा और उसके कान के पास झुककर बोली, लूसियन का बिग I1? लूसियन का चेहरा लाल हो गया। हाँ। नताशा ने उसके कान को हल्के से छुआ, फिर हंस दी। मुझे तुम्हारा ये रिएक्शन पसंद है, शर्माओ मत। लूसियन ने भी जवाब दिया। उसके कान को हल्के से छुआ और वो चौंक गया। नताशा का शरीर हल्का कांप गया, उसके गाल लाल हो गए। तो ये उसकी कमजोरी है। मुझे भी ये पसंद है, नताशा ने धुंधली आंखों से कहा, फिर अचानक पूछा, तुमने कहा तुम पहले से मुझसे प्यार करते थे, फिर मुझे कभी महसूस क्यों नहीं हुआ? मुझे लगा तुम्हें सिर्फ लड़कियां पसंद हैं, इसलिए धीरे धीरे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। नताशा हल्का मुस्कुराई। लूसियन, मुझे अब भी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे साथ मुझे कभी अजीब नहीं लगता। उसने थोड़ा हिलकर ये साबित भी कर दिया। फिर हंसते हुए बोली, तो तुम्हारे पास बर्थडे डिनर का पूरा प्लान था, है ना? अगर मैं कन्फेस नहीं करती तो? लूसियन ने सीधा जवाब दिया। हाँ, पूरा प्लान था। खाना, बातें, पियानो, सब। नताशा हंस पड़ी। ये तो बिल्कुल तुम जैसा है। फिर अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। लूसियन ने उसकी आंखों में देखा, उसमें खुशी साफ दिख रही थी। शायद प्लान बेकार नहीं था। फिर नताशा अचानक बोली, लूसियन, चलो बच्चा करते हैं। लूसियन लगभग चौंक गया। इतनी जल्दी? नताशा ने खुशी से कहा, मैं पहले आर्टिफिशियल तरीके से सोच रही थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब तो सीधा कर सकते हैं। लूसियन ने सिर पकड़ लिया। नताशा, तुमने सारा रोमांस खराब कर दिया। नताशा को एहसास हुआ, अरे सही है, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। असल में ये माहौल तुम्हारे लिए सही है ना? हाँ, बिना दबाव के अच्छा लगता है। नताशा फिर गंभीर हुई। लूसियन, मैं चाहती हूं कि एक दिन हम खुलकर साथ रहें और हमारे बच्चे खुश होकर बड़े हों। ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसे पाऊंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं भी। लूसियन मुस्कुराया, मैं भी यही चाहता हूं। नताशा हल्के से हंसी। लेकिन पहले बच्चा तो होना चाहिए। वो बाद में। लेकिन नताशा फिर हिली। सच में? तुम्हारा बिग इवन कुछ और कह रहा है। लूसियन कुछ कह पाता उससे पहले ही नताशा ने उसके हाथ पकड़ लिए। नताशा, वो उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार अलग थी। और उसी पल उसका हाथ उसके शरीर पर गया। नताशा की आवाज और भी धीमी हो गई। पसंद आया? लूसियन अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। हां। उसने गहरी सांस ली। चलो कमरे में चलते हैं। नताशा हंस दी। यहीं ठीक है, टेबल पर या कुर्सी पर? लूसियन उसे उठाने ही वाला था कि अचानक एक ठंडा सा स्पर्श और फिर नताशा उसके करीब आई। उसकी आंखें गहरी थीं। वो फिर उसके होंठों पर झुक गई। चैप्टर 520 फिलोसॉफिकल टाइम। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। बिस्तर बिखरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी,
जिसमें हल्की सी शर्म भी घुली हुई थी। नताशा को बाहों में लिए लूसियन सिरहाने टिककर गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभी अभी जो एहसास उन्होंने महसूस किया था, जब शरीर और आत्मा जैसे एक हो गए थे, उसके बाद लूसियन को लगा जैसे वो अचानक बहुत बदल गया हो। कुछ ही घंटों में जैसे वो सच में एक आदमी बन गया हो। उसके कंधों पर अब एक जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो अकेला नहीं था, अब उसके पास एक साथी थी, और शायद आगे चलकर कुछ छोटे छोटे जीवन भी, जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। इसीलिए लूसियन अपने जीवन के लक्ष्य को दोबारा सोचने लगा, अपने प्लान को बदलने लगा। कैसे वो नताशा के साथ खुलकर रह सकता है। उसे याद आया, लाइब्रेरी में पढ़ा था कि ये वही फिलोसॉफिकल टाइम होता है। उसने हल्की हंसी के साथ खुद पर मजाक किया। पहले कभी उसने ऐसे भारी ख्याल नहीं सोचे थे। उसकी नज़र कमरे में इधर उधर गई। फर्श पर पड़े कपड़े, दरवाजे तक फैले हुए, नताशा की काली ड्रेस, जगह जगह से फटी हुई, सब कुछ एक ऐसी तस्वीर बना रहा था जिसे सोचकर ही चेहरा गर्म हो जाए। उसने अपने हाथ के नीचे नताशा की मुलायम त्वचा महसूस की और अचानक उसके अंदर फिर से गर्मी उठने लगी। उसका हाथ थोड़ा और कस गया। तभी घंटी की आवाज गूंजी। रेडियंस चर्च की घंटियां बता रही थीं कि अब 26 तारीख हो चुकी है। अचानक एक मीठी खुशबू के साथ नताशा के होंठ फिर से उसके होंठों पर आ गए। इस बार किस तेज नहीं था, लेकिन बेहद नरम, बेहद गहरा, जैसे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हों, बिना कुछ छोड़े। काफी देर बाद दोनों अलग हुए। नताशा की आंखें हल्की धुंधली थीं, चेहरे पर मुस्कान थी। हैप्पी बर्थडे माय नाइट। लूसियन ने उसे फिर से गले लगाया, एक और लंबा किस दिया, फिर मुस्कुराया। तुम सोई नहीं? नताशा हल्का सा उसके पास सरक गई। नहीं, मैं सोच रही थी अपने रास्ते के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, और ये भी कि होम को कैसे बदलूं ताकि हम खुलकर साथ रह सकें। उसने धीरे से कहा, यह रास्ता लंबा होगा, मुश्किल भी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। लूसियन मुस्कुराया। लगता है नताशा भी उसी फिलोसॉफिकल स्टेट में है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो कंबल थोड़ा खिसक चुका था और उसका शरीर साफ नजर आ रहा था। लूसियन का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने नजरें फेर लीं। नताशा हंस पड़ी। तुम्हें पसंद नहीं आया? फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, अभी तो तुम बिल्कुल अलग थे, जैसे कोई जानवर। मेरी ड्रेस तक फाड़ दी। लूसियन ने तुरंत कहा, वो तुमने फाड़ी थी। नताशा पास आकर मुस्कुराई। अच्छा, मुझे तो याद है कि कोई खोल नहीं पा रहा था और गुस्से में जादू भी भूल गया था, तो मुझे खुद ही फाड़नी पड़ी। लूसियन चुप हो गया। फिर कौन सी बात पसंद है, ये वाली या वो कि तुम बिल्कुल बेकाबू थे? लूसियन ने धीरे से कहा, पहली वाली। नताशा हंस पड़ी। वैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। शुरू में थोड़े अनाड़ी थे, लेकिन बाद में काफी बेहतर। वो बिना झिझक के बोल रही थी। लूसियन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन अंदर से खुश भी था। नताशा ने धीरे से कहा, जब हम एक हुए, ऐसा लगा जैसे हमारी आत्माएं भी जुड़ गई हों। शायद यही प्यार है। लूसियन ने सिर हिलाया। हां, मुझे भी ऐसा ही लगा। थोड़ी देर बाद नताशा ने पूछा, तुमने कहा था तुम पहले से मुझे पसंद करते थे, फिर मुझे क्यों नहीं पता चला? लूसियन ने ईमानदारी से कहा, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ लड़कियां पसंद हैं, इसलिए धीरे धीरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। नताशा मुस्कुराई। हां, मुझे अब भी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन तुम अलग हो। उसने हल्का सा हिलकर उसे महसूस करवाया, जिससे लूसियन और परेशान हो गया। फिर नताशा ने पूछा, तो तुमने पूरा प्लान बनाया था, है ना? लूसियन ने सब कुछ बता दिया। नताशा हंसते हंसते रुक गई। ये बिल्कुल तुम जैसा है, कितना मजेदार। फिर अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर नताशा ने सीधा कहा, लूसियन, चलो एक बच्चा करते हैं। लूसियन लगभग चौंक गया। इतनी जल्दी? नताशा हंसते हुए बोली, पहले मैं आर्टिफिशियल तरीका सोच रही थी, लेकिन अब जरूरत नहीं, सीधा तरीका बेहतर है। लूसियन ने सिर पकड़ लिया। तुमने सारा रोमांस खत्म कर दिया। नताशा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई। शायद यही हमारे लिए सही है। लूसियन ने भी सिर हिलाया। हां, बिना दबाव के आसान लगता है। नताशा ने गंभीर होकर कहा, मैं चाहती हूं हम एक दिन खुले में साथ रहें, हमारे बच्चे हों और वो खुश रहें, ये मेरा लक्ष्य है। लूसियन मुस्कुराया। मैं भी यही चाहता हूं।
नताशा ने फिर शरारत से कहा। लेकिन पहले बच्चा तो बनाना पड़ेगा। लूसियन ने हंसते हुए कहा। बाद में सोचेंगे। लेकिन नताशा फिर पास आई। सच में? तुम्हारा बिग इवन कुछ और कह रहा है। लूसियन ने छत की तरफ देखा। तुम्हें जाना है? नताशा मुस्कुराई। अभी थोड़ा समय है। कुछ देर बाद कमरे में फिर वही आवाजें भर गईं। अचानक धड़ाम, बिस्तर टूट गया। लेकिन वो रुके नहीं। काफी देर बाद लूशियन थका हुआ लेटा था और नताशा खड़ी होकर अपने कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे जाना होगा। उसने झुककर उसे किस किया, फिर गंभीर होकर बोली, अगर कुछ हो तो किंग ऑफ नाइटमेयर को ऑल्टो बुला लेना। लूसियन ने सिर हिलाया। मैं संभाल लूंगा। नताशा हल्के कदमों से चली गई। लूसियन ने थोड़ी देर आराम किया, फिर उठकर बाहर आया और खिड़की से उसे जाते हुए देखा। उसने धीरे से कहा, आज के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। थोड़ी देर बाद उसने नताशा से फिर बात की और फिर बैठकर अपने जादू पर काम करने लगा। जब उसे होश आया, सुबह हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और होम वीकली उठाई। उसकी नजर पहली खबर पर गई। सेंट सार्ड को होम पैरिश के लोगों की मानसिक स्थिति की चिंता है। लूसियन ने भौहें सिकोड़ लीं। सर्द आखिर करना क्या चाहता है? तो दोस्तों, ये था एपिसोड 29 आयरन ओथ, और इसी के साथ वॉल्यूम 6 ब्लेजिंग थ्रोन की जर्नी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि आने वाले बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, पावरफुल अलायंसेस और डिफिकल्ट चॉइसेस की फाउंडेशन भी थी। अब कहानी एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही है जहां हर ओथ की एक कीमत होगी और हर डिसीजन भविष्य को बदलने की ताकत रखेगा। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक और इमर्सिव स्टोरीज पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें लगातार बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम वेब नॉवल कम्युनिटी शुरू करें जहां आपको मनहुआ, मंगा, वेब नॉवेल्स, लाइट नॉवेल्स, एनिमे और डोंगहुआ जैसी अमेजिंग स्टोरीज, रिकमेंडेशंस, ट्रांसलेटेड नॉवेल्स और ऑडियो बुक कंटेंट मिले, तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके जरूर बताइए। और सबसे जरूरी, वेब नॉवल किंगडम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर नया एपिसोड और प्रीमियम ऑडियो बुक एक्सपीरियंस सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां कहानी और भी गहरी और भी खतरनाक दिशा में आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए लेट द इमेजिनेशन एक्सप्लोर द वर्ल्ड।